कोई बहुत बदबू वाली चीज भरी थी जी, इसलिए मैंने। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हालांकि मिथुन की चालबाज मूवी आपको यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। अल्ट्रा मूवी पार्लर चैनल पर आप जाके उसे देख सकते हैं। बट श्रीदेवी और सनी देओल की चालबाज आपको यूट्यूब पर क्या इंटरनेट पर कहीं पर भी फ्री में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे अब भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आपको आज के टाइम में मूवी देखनी है तो आपको पैसे देने होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी की स्टोरी और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ इस मूवी से रिलेटेड। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बने रहें। चालबाज 1989 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। राजेश मजूमदार और कमलेश पांडे द्वारा लिखित पटकथा को पंकज पराथर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। काफी हद तक 1972 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा 2 बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू दोनों का रोल श्रीदेवी निभा रही हैं। अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी यानी अरोड़ा ईरानी के कारण जन्म से तुरंत बाद अलग हो जाती हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन यानी अनुपम खेर और चाची अंबा यानी रोहिणी हट्टंगड़ी के पास पहुंच जाती हैं, जबकि मंजू को जुग्गी बस्ती में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार घटना में मारे गए। हालांकि अपनी वसीयत में वे घोषणा करते हैं कि जुड़वा बेटियों के 21 साल की हो जाने के बाद उनकी बेटियां उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी। त्रिभुवन और अंबा ने इसी कारण अंजू को आसानी से भयभीत होने वाली लड़की के रूप में पाला। उसे केवल इसलिए जीवित रखा जा रहा है ताकि वह संपत्ति उनके नाम कर सके। घर का नौकर दद्दू यानी अनु कपूर, अंजू का छोटा भाई राजा यानी आफ्ताब, शिव देसानी और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति रखते हैं। दूसरी ओर मंजू दग्गी में पली बड़ी है। वह अपने पड़ोसी और टैक्सी ड्राइवर चक्कू यानी रजनीकांत के साथ बचपन की दोस्त है। एक दिन मंजू विश्वनाथ यानी सईद जफारी के बेटे सूरज यानी सनी देओल से मिलती है। सूरज जल्द ही उसे पसंद करने लगता है। सूरज जब विश्वनाथ को मंजू की तस्वीर दिखाता है तो वह शादी के लिए सहमत हो जाता है। उन्हें लगता है कि वह अंजू है। जब वे अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के घर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती और उसे एक दौरा पड़ता है, अंबा द्वारा उसे दिए गए इंजेक्शन के कारण। त्रिभुवन और अंबा अंजू की शादी अंबा के भाई बटुकनाथ लल्लन प्रसाद मालपनी और बलमा यानी शक्ति कपूर से करवाना चाहते हैं। वह बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं, जो जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है। अब अंजू घर से भाग जाती है, तब उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है, जब तक कि उसे सूरज द्वारा बचाया नहीं जाता। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हो जाता है और वह अपने रास्ते निकल पड़ती है। जबकि दोनों कभी नहीं मिली, वे स्थानों का आदान प्रदान कर लेते हैं अनजाने में। इस प्रकार घायल सूरज को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में पहुंच जाते हैं। मंजू आसानी से त्रिभुवन, अपमा और बलमा पर नियंत्रण कर लेती है। इसी बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नई मंजू को पसंद करने लगता है। वह उसे शादी का प्रस्ताव देता है, जिसे वह मान लेती है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उसे धोखा दे रही है और उसके साथ रिश्ता तोड़ देता है। दोनों बहनें अपने दिन आराम से काट रही होती हैं, लेकिन एक दिन बलमा अंजू को मंजू के घर पर देख लेता है और यह जान जाता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है।
वह एक योजना तैयार करता है और अंजू का अपहरण कर लेता है। वह उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के रास्ते में से एक बलमा को त्रिभुवन से फोन कर बात करते हुए देख लेता है और मंजू जग्गू और सूरज को सूचित करता है। वह लोग अंत में समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। वे उस बंगले में पहुंचते हैं जहाँ त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उनके नानी भी बंदी होती है। मंजू, जग्गू और सूरज त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में जग्गू अंजू से शादी कर लेती है और सूरज मंजू के साथ हो जाती है और वे खुशी से रहते हैं। दोनों के जुड़वा बच्चे होते हैं। इसमें सनी देओल सूरज का रोल निभा रहे हैं, श्रीदेवी अंजू और मंजू दास का रोल निभा रही हैं, रजनीकांत जग्गू का रोल निभा रहे हैं, अनुपम खेर त्रिभुवन दास का रोल निभा रहे हैं, शक्ति कपूर, बतुकनाथ लल्लन, मालपानी और बलमा का रोल निभा रहे हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था ना जाने कहां से, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार ने। दूसरा सॉन्ग था नाम तेरा प्रेम कली, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। तीसरा सॉन्ग था गड़बड़ होगी, जिसे गाया था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और जाली मुखर्जी ने। चौथा सॉन्ग था ओ भूत राजा, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले और जानी लीवर ने। पांचवा सॉन्ग था तेरा बीमार मेरा दिल, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने। छठा सॉन्ग था डांस संगीत, जो कि वाद्य रचना में था। और सातवां सॉन्ग था तांडव संगीत, वो भी वाद्य रचना में था। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो श्रीदेवी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया था। फिरोज खान को न जाने कहां से सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन पुरस्कार दिया गया था। कविता कृष्णमूर्ति को न जाने कहां से के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायिका पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। त्रिदेव 1989 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन रोमांचकारी फिल्म है। राजीव राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म को गुलशन राय द्वारा निर्मित किया गया है। नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, जयकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म सुपरहिट रही थी। इसका संगीत भी लोकप्रिय रहा था। इस मूवी में संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह ने। यह मूवी भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। करण सक्सेना एक पुलिस अधिकारी है जो अपने पिता के साथ रहता है, जो पेशे से एक न्यायाधीश है। उसकी आयुध की बेटी दिव्या माथुर से शादी होनी तय है। वह भुजंग और भैरव सिंह की अध्यक्षता में एक कुख्यात आपराधिक गिरोह का पता लगाता है। ऐसे करण को आपराधिक मामलों में फंसा दिया जाता है। मामले का अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और पर्याप्त साक्ष्य की कमी के कारण करण दोषी साबित हो जाता है। उसी दिन उसके पिता ने खुद को लटकाकर आत्महत्या कर ली और उसे मधुरपुर नामक एक दूरस्थ इलाके में अपनी सजा के लिए स्थानांतरित किया गया। करण एक गिरोह त्रिदेव बनाता है जिसमें जय सिंह नामक एक गांव डकैत है जिसके पिता को भुजंग ने मार दिया था, और आयुक्त का बेटा रवि माथुर जिसके बहन का भुजंग ने अपहरण कर लिया है। ये तीन पुरुष भुजंग और उसके गिरोह के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाते हैं। भुजंग के खिलाफ प्रतिशोध के हिस्से के रूप में वे अपने सामान के साथ अपने पहनने वाले घर को नष्ट कर देते हैं, बैंक चोरी को असफल कर देते हैं और खुले तौर पर उन्हें चुनौती देते हैं। अब ये पुरुष पुलिस के हस्तक्षेप बिना भुजंग के पूरे गिरोह को नष्ट करते हैं। इसमें सनी देओल इंस्पेक्टर करण सक्सेना के रूप में है, नसीरुद्दीन शाह जय सिंह के रूप में है और जयकी श्रॉफ रवि माथुर के रूप में है, माधुरी दीक्षित दिव्या माथुर के रूप में है। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मैं तेरी मोहब्बत में, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। दूसरा सॉन्ग था तिरछी टोपी वाले, जिसे गाया था सपना मुखर्जी, अमित कुमार ने। तीसरा सॉन्ग था गली गली में, जिसे गाया था अलका याग्निक और मनहर उदास ने। चौथा सॉन्ग था गजर ने किया है इशारा, जिसे गाया था अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी ने। पांचवा सॉन्ग था रात भर जाम से, जिसे गाया था अलीसा चिश्नोई ने। छठा सॉन्ग था तिरछी टोपी वाले, जिसे गाया था अमित कुमार, सपना मुखर्जी ने। सातवां सॉन्ग था मैं तेरी मोहब्बत में, जिसे गाया था साधना सरगम ने। आठवां सॉन्ग था त्रिदेव, जिसे गाया था नसीरुद्दीन शाह ने। नौवां सॉन्ग था उआ उआ, जिसे गाया था अमित कुमार, उदित नारायण, जाली मुखर्जी ने। 10वां सॉन्ग था त्रिदेव 2, जिसे गाया था नसीरुद्दीन शाह ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार 1990 में सपना मुखर्जी को तिरछी टोपी वाले गाने के लिए दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार अलीसा चिनाई को रात भर जाम से गाने के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार अमित कुमार को तिरछी टोपी वाले के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह को नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार अमरीश पुरी को नॉमिनेट किया गया था।
1989 में आई फिल्म त्रिदेव के बारे में घिसी पिटी स्टोरी लाइन पर बनने के बावजूद यह फिल्म स्टार कास्ट से लेकर एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक के मामले में ऐतिहासिक मानी जाती है। ऐतिहासिक इन द सेंस कि त्रिदेव ने अपनी तरह की फिल्मों की ओर देखने का लोगों का नजरिया बदल दिया। रेगुलर होते हुए भी रेगुलर से हटकर इसका क्रेडिट जाता है राजीव राय और विजय शाह की जोड़ी को, जिन्होंने आगे हमें विश्वात्मा, मोहरा और गुप्त जैसी फिल्में दी। लेकिन आज बात 7 जुलाई 1989 को रिलीज होने वाली फिल्म त्रिदेव की है। जानी मेरा नाम, दीवार और त्रिशूल जैसी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे राजीव फिल्म बनाना चाहते थे। 1985 में राजीव ने अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और टीना मुनीम को लीड रोल्स में लेकर युद्ध नाम की फिल्म से अपना डेब्यू किया था। फिल्म नहीं चली। राजीव अगली फिल्म की तैयारी में लग गए। वो 3 हीरोइंस वाली स्लिक एक्शन थ्रिलर बनाना चाहते थे। अपनी फिल्म में उन्होंने सनी देओल और जैकी श्रॉफ को तो कास्ट कर लिया, लेकिन तीसरा एक्टर तलाशने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। इंडस्ट्री के तमाम नाम गिनाए जाते हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में राजीव नसीरुद्दीन शाह के पास पहुंचे। नसीर तब कमर्शियल फिल्म में ज्यादा एक्टिव नहीं थे, हालांकि उन्होंने कर्मा समेत इक्का दुक्का मसाला फिल्में कर रखी थी। जब राजीव उनके पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो किसी कैरेक्टर रोल में उन्हें कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऑफर सुनकर नसीर चौंके, क्योंकि ये सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ पैरेलल लीड रोल था। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में नसीर बताते हैं कि उन्हें पक्का भरोसा था कि यह फिल्म बुरी पिटेगी, लेकिन इसने सफल होकर उन्हें सरप्राइज कर दिया। वे भले ही इस फिल्म के लिए राजीव का आभार जताते रहे हों, लेकिन त्रिदेव ने उनका करियर अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन वो इस बात के लिए कभी इनकार नहीं कर सकते कि त्रिदेव एक अच्छी फिल्म नहीं थी। कई इंटरव्यू में नसीर ये भी कहते हुए सुना गया कि वो राजीव राय की फिल्म सिर्फ पैसे के लिए करते थे। त्रिदेव में सनी देओल के अपोजिट पहली बार माधुरी दीक्षित को कास्ट किया गया था। हालांकि तब माधुरी इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन उनके मैनेजर रिकू राजेश नाथ हर संभव उन्हें बिग लीग में पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो माधुरी को बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के लिए प्रोड्यूसर्स के आपसों के चक्कर काट रहे थे। जब राजीव ने माधुरी को त्रिदेव के लिए साइन किया, तब तक दयावान के अलावा माधुरी की कोई और बड़ी फिल्म से रिलीज नहीं हुई थी। फिरोज खान डायरेक्शन दयावान मणिरत्नम की गैंगस्टर फिल्म नायकन का रिमेक थी, लेकिन हिंदी मीडिया में ये चर्चा का विषय यूँ थी कि फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच एक किसिंग सीन था। दयावान के 2 महीनों बाद माधुरी की तेजाब रिलीज हुई थी। फिल्म में उनका एक गाना 1 2 3 मार्केट से खूब चल रहा था। इन्हीं दिनों राजीव अपनी फिल्म का एक गाना शूट कर रहे थे, जिसमें संगीता, बिजलानी, सोनम और माधुरी को नजर आना था। सोनम पिछले साल भर में सदियों फिल्में कर चुकी थी और लोग उन्हें पहचानने लगे थे। कहने का मतलब फिल्में भले ही उनकी हिट न हो रही हों, लेकिन तब भी वो माधुरी से बड़ी स्टार थी। नजर ने किया है इशारा गाने की शूटिंग चल रही थी। आमतौर पर सबसे बड़े कास्ट को सेंसर स्टेज यानी स्टेज के सबसे मुख्य हिस्से में रखा जाता है। ओए ओए के शुरुआती कुछ हिस्सों में जहां सोनम नजर आती हैं, लेकिन 1 2 3 रिलीज होने के बाद खेल बदल गया। गाने की शूटिंग के बीचों बीच प्रोड्यूसर के कहने पर सोनम को साइड कर माधुरी को बीच में लाया गया। त्रिदेव की शूटिंग के दौरान सोनम और राजीव के बीच कुछ चल रहा था। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। कहा गया सोनम के करीब होने की वजह से त्रिदेव में सोनम को काफी 2 हीरोइन के ऊपर तरजीह मिल रही है। फिल्म में उनका फुटेज भी संगीता और माधुरी से ज्यादा है और ओए ओए गाने के सेंटर स्टेज वाला किस्सा तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं। 1991 में यानी त्रिदेव के रिलीज के 2 साल बाद राजीव और सोनम ने शादी कर ली। इसके बाद डायरेक्टर और हीरोइंस की इस जोड़ी ने विश्वात्मा जैसे फिल्म में साथ काम किया। 1997 में गुप्त के रिलीज के बाद राजीव पर अबू सलेम गैंग के लोगों ने हमला कर दिया। उन पर गोलियां चलाई गई, लेकिन वहां वो अपने बॉडीगार्ड के साथ किसी तरह बचकर निकल गए। इस घटना के बाद राजीव ने अपनी पत्नी सोनम के साथ इंडिया छोड़ दिया, लेकिन इस घटना के 4 साल बाद यानी 2001 से दोनों सोनम और राजीव अलग अलग रहने लगे। अगले 15 साल तक दोनों ने अपनी शादी यूं ही बचा कर रखी, क्योंकि वे अपने बेटे के 18 साल होने का इंतजार कर रहे थे। 2016 में उन्होंने तलाक के लिए अप्लाई किया और अगले साल ऑफिशियली अलग हो गए। शादी से बाहर आने के बाद सोनम ने अपने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड मुरली से शादी कर ली। त्रिदेव की सफलता का एक सिरा उनकी म्यूजिक तक भी जाता है। त्रिदेव एल्बम नजर ने किया इशारा
ओए ओए गली गली में फिरता है और मैं तेरी मोहब्बत में जैसे गाने से लैस था एकदम फ्लॉप प्रूफ। हालांकि इस एल्बम को लेकर विवाद भी कई हुए थे। कहा गया कि फिल्म के गाने कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने बनाए, लेकिन इसका क्रेडिट कल्याण जी के बेटे बिशु शाह को दिया गया। हालांकि फिल्म के क्रेडिट प्लेट में बिशु शाह को सिर्फ म्यूजिक कंडक्टर का क्रेडिट दिया गया था। फिल्म का म्यूजिक विवाद इतना बड़ा हो गया कि बिशु शाह को अपने इंटरव्यूज में इसके पीछे की पूरी कहानी बतानी पड़ी। बिशु शाह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि त्रिदेव के म्यूजिक का पूरा काम उन्होंने खुद किया था, लेकिन फिल्म में नाम कल्याण जी आनंद जी का इस्तेमाल हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर छोड़ी प्रोड्यूसर गुलशन राय के साथ कंटेस्ट में बंधी हुई थी। त्रिदेव के म्यूजिक के साथ दोनों चीजें हुई। फिल्म के तकरीबन हर गाने की धुन पर चोरी के आरोप लगे। दोस्तों वैसे तो विश्वात्मा मूवी को हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे हमें यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। दोस्तों ये मूवी अभी भी पैसे लेकर दिखाई जा रही है। दोस्तों मूवी बहुत अच्छी थी, आप इसे जरूर देखें। दोस्तों इससे पहले आप इसे पैसा देकर खरीद ले, आइए जानते हैं मूवी कितनी अच्छी है और कितनी खराब। दोस्तों विश्वात्मा मूवी 1992 में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया है। इसमें स्टारिंग है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और चकी पांडे, सोनम एंड दिव्या भारती। ये सारे के सारे मंझे हुए कलाकार हैं। दोस्तों इसका म्यूजिक भी सक्सेसफुल रहा था और यह मूवी भी हिट हुई थी। इसमें म्यूजिक दिया था बिशु शाह ने। यह मूवी 24 जनवरी 1992 को रिलीज हुई थी। यह मूवी 181 मिनट की है जो कि लगभग 3 घंटे की मूवी है। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। दोस्तों इस मूवी में प्रभास सिंह यानी सनी देओल एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता है और इस वजह से उसके पिता लगातार उसके साथ लाग हेड्स में रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास करते हैं और अपने देश में रक्तपात आंशिक का विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड अजगर जुर्रत यानी अमरीश पुरी को पकड़ने के लिए मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में कैन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। जब प्रभात एक मुठभेड़ में अजगर के भाई को मार देता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। एक नाराज अजगर ने प्रभात के युवा स्कूल जाने वाले भाई का अपहरण और हत्या कर देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो जाता है और उसके पिता ने उसे उसके भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया है और उसे अपने संकट को दिखाने के लिए प्रभात के पिता ने उसे परिवार से निकाल देता है। प्रभात अपने पिता के मना करने के बाद भारत के एक दूर के गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी श्री मदन उसके खिलाफ हो जाता है और उसे पुलिस ASP में बदल देने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से अजगर ने मदन भारद्वाज मंगल ढिल्लो को उसकी शादी की रात में मार डालता है। उसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार करता है जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया जिसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस प्रकार मदन का भाई आकाश भारद्वाज यानी चक्की पांडे अजगर से बदला लेने की कसम खाता है। बाद में अजगर केन्या भाग गया और अदालत में उसे आजमाने के लिए उसे वापस भारत लाना लगभग असंभव है। इसलिए पुलिस कमिश्नर दिलीप ताहिल प्रभात से संपर्क करने का फैसला करते हैं क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो असंभव को प्राप्त कर सकता है। स्थिति की आवश्यकता मदन की हत्या आदि को देखने के बाद प्रभात के पिता ने भी अपना मन बदल लिया और प्रभात की अवज्ञा के लिए माफी मांगने का फैसला करते हैं और संशोधन के लिए वह प्रभात को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अजगर को पकड़ने के लिए मिशन पर दोबारा से लौट आए। प्रभात मिशन पर जाने के लिए सहमत हो जाता है लेकिन जोर देता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो जाए, जिससे आकाश सहमत होता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और अगली फ्लाइट को कन्या ले जाते हैं। कन्या में मदन की भाभी रेणुका यानी सोनम को ढूंढते हैं जो उसी गुप्त मिशन पर भी है, इसलिए वह उन्हें अजगर के पास जाने में मदद करती है और उन्हें अपने ठिकाने पर कुछ और जानकारी प्रदान करती है। वह उन्हें बताती है कि यहाँ अजगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है। इसलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभात और आकाश एक ईमानदार पुलिस वाले सूर्य प्रताप यानी नसीरुद्दीन शाह की मदद से अजगर की तलाश करते हैं। सूर्य पहले तो अजगर को सलाखों के पीछे डालने से हिचक रहा है, लेकिन फिर रेणुका ने अपनी पत्नी रहस्यमय
आत्महत्या के पीछे की सच्चाई से सूर्या को अवगत कराती है। उसकी पत्नी ने अजगर के मूर्ख और विभत्स पुत्र के अलावा किसी और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। जब सूर्या को पता चलता है कि उसकी पत्नी की असामयिक और दुखद मौत के पीछे अजगर का कारण था, तो वह अजगर का सामना करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश ने सूर्य को बचाया और तीनों एक एक कर अजगर और उसकी टीम को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल होता है और रोमांच शुरू होता है। आकाश को अजगर की बेटी सोनिया यानी ज्योत्सना सिंह से प्यार हो जाता है और सूर्या रोड़का से प्यार करने लगता है और उसी समय पर जानकारी और आश्चर्यजनक मदद के लिए आभारी हो जाता है। प्रभात उस भारतीय लड़की से मिलता है जिसे वह भारत में अपने गृह नगर में मिला था, जिसने कन्या कुमुद यानी दिव्या भारती तक उसका पीछा किया था। उसे नाइट क्लब में प्रभात के लिए सात समुंदर पार गीत गाया था। दोस्तों, इसमें सात समुंदर पार गीत जो कि काफी हिट हुआ था और ये आज भी काफी हिट है। आज भी लोग इसे बहुत ज्यादा सुनते हैं। प्रभात आखिरकार अपने दोस्तों सूर्या और आकाश के पकड़े गए अपराधी अजगर के साथ भारत लौट आता है। जोड़े प्रभात कुसुम, सूर्य रेड़का और आकाश सोनिया अंत में एकजुट होकर खुशी मनाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की हुई कहानी है। इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस कहानी को जरूर समझे होंगे। फिलहाल अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो। बात करें प्रोडक्शन की, तो अपनी 1989 की फिल्म त्रिदेव की मेगा सफलता के बाद राजीव राय ने 3 मुख्य लीड के साथ एक और एक्शन थ्रिलर तैयार करने का फैसला किया और इस तरह विश्वात्मा की कल्पना की गई थी। राय ने स्थल परिवर्तन के लिए जाने का फैसला किया और कन्या में फिल्म के अधिकांश हिस्सों की योजना बनाई। वह त्रिदेव यानी सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ के रूप में एक ही पुरुष की भूमिका निभाना चाहते थे। हालांकि जैकी के बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ था और उनके ज्योतिष ने उन्हें 1 साल के लिए विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। इस प्रकार राय ने एक व्यक्तिगत मित्र सुनील शेट्टी को लॉन्च करने पर विचार करने के बाद श्रॉफ के बजाय चकी पांडे को लीड करने के लिए चुना था। राय ने त्रिदेव के कई कलाकारों का भी पुनः उपयोग किया, जिसमें मुख्य खलनायक के रूप में अमरीश पुरी और माध्यमिक खलनायक के रूप में राजा मुराद, दिलीप ताहिल, तेज इस्प्रो और दान धनोवा शामिल थे। एक मुख्य अंतर यह है कि जबकि भरत सक्सेना ने त्रिदेव में एक नकारात्मक भूमिका निभाई, इस फिल्म में कन्या पुलिस के सख्त लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनकी सकारात्मकता भूमिका थी। सात समुंदर पार गीत उन दिनों नैरोबी के एक बहु लोकप्रिय क्लब बबल्स डेस्केथो में फिल्माया गया था। क्लाइमैक्स का पीछा मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व के खुले मैदानों पर किया गया था। समुद्र तट के कई दृश्य अम्बासा के विभिन्न समुद्र तटों और समुद्र तट के होटलों में शूट किए गए थे। फिल्म अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों और शब्दों को भी शामिल करती है, जैसे कि जैम्बो, जमरीसाना और मिमिनी नुकवासना। अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों के शब्दों को शामिल करती है, जैसे कि जम्बो जिसका मतलब होता है हेलो, मंजूरी सना जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा और मिमी कुनवासना जिसका मतलब होता है मैं बहुत बड़ा महान हूँ। अगर बात करें इसके साउंड ट्रैक की, तो त्रिदेव के संगीत की सफलता के बाद सभी को उम्मीद थी कि बिजू शाह इस फिल्म के साथ जादू करेंगे। साउंड ट्रैक को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, 2 मिलियन यूनिट बेचकर और वर्ष का 7वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बना था। इसका सबसे लोकप्रिय गीत सात समुंदर पार था, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और साधना सरगम द्वारा गाया गया था। गीत पेट शॉप बॉयज गीत हार्ट्स 1988 के एक नमूने का उपयोग करता है। सात समुंदर पार 20 साल बाद भी रेडियो स्टेशन और डिस्को टेप पर चौथमा विषय को एंगना के एलुहास से कॉपी किया जाता है, जिसमें केवल महिला को बिजू शाह के इनपुट के रूप में गुनगुनाया जाता है। इसमें पार्श्व गायक अमित कुमार और कुमार सानू, नसीरुद्दीन शाह के लिए अलका याग्निक, ज्योत्सना सिंह के लिए और साधना सरगम दिव्या भारती के लिए, उदित नारायण चंगी पांडे के लिए, सपना मुखर्जी सोनम के लिए और मोहम्मद अजीज के लिए शुभकामनाएं हैं। की फिल्म किक के लिए निर्माता साजिद नडियाडवाला ने गीत सात समुंदर के अधिकतर 1.5 करोड़ रुपए में खरीदे थे। उन्होंने अपनी दिवंगत
पंजाब की चनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई सोहनी। कुमार की बेटी सोहनी की खूबसूरती की क्या बात थी। उसका नाम भी सोहनी था और रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे जाकर महिवाल कहलाया। इन दोनों के इश्क के किस्से पंजाब ही नहीं सारी दुनिया में मशहूर हैं। घुमक्कड़ इज्जत बेग ने पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह लाहौर चला गया। वहाँ भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह गुजरात में एक जगह रुककर तुला के बर्तन देखने गया, लेकिन उसकी बेटी सोहनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। सोहनी के इश्क में गिरफ्तार इज्जत बेग ने उसी के घर में जानवर चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंसों को माफिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहिवाल कहलाने लगा। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहिवाल कहलाने लगा। माहिवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की माँ को यह बात पता चली तो वह उसने सोहनी को फटकारा। तब सोहनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी महिवाल भैंस चराने वाला बना। उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसे महिवाल नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सोहनी की मां ने महिवाल को अपने घर से निकाल दिया। महिवाल जंगल में जाकर सोहनी का नाम ले लेकर रोने लगा। उधर सोहनी भी महिवाल के इश्क में दीवानी थी। उसकी शादी किसी और से कर दी गई, लेकिन सोहनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर माहिवाल ने अपने खूने दिल से लिखा खत सोहनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोहनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर महिवाल ने साधु का भेष बनाया और सोहनी से जा मिला। दोनों की मुलाकात होने लगी। सोहनी मिट्टी के घड़े से तैरती हुई चनाब के एक किनारे से दूसरे किनारे आती है और दोनों घंटों प्रेम मग्न होकर बैठे रहते हैं। इसकी भनक जब सोहनी की भाभी को लगी तो उसने सोहनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी को पता चल गया कि उसका घड़ा बदल गया है, फिर भी वह अपने प्रियजन से मिलने की झलक में वह कच्चा घड़ा लेकर चनाब में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा टूट गया और वह पानी में डूब गई। दूसरे किनारे पर पैर लटकाए महिवाल सोहनी का इंतजार कर रहा था। जब सोहनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया, उसकी प्रियतमा की ऐसी हालत देखकर महिवाल पागल हो गया। उसने सोहनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चनाब के लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला तो उन्होंने अपने जाल में सोहनी महिवाल के अवध जिस्म मिले, जो मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनाया, जिसे मुसलमान मजार और हिंदू समाधि कहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज सोहनी और महिवाल भले ही हमारे बीच ना हों, लेकिन जिंदा है उनकी अमर मोहब्बत। कहानी की हीरोइन सोहनी नाखुशी से उस इंसान से शादी कर लेती है जिसे वह नहीं चाहती थी। इसलिए वह हर रात मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पर तैरती है, जहां उसका प्रिय भैंसों के झुंड को चरा रहा था। लेकिन एक रात उसकी भाभी ने मिट्टी कर बर्तन को पानी में घुलने वाले बर्तन में बदल दिया, और जब सोहनी उस रात तैरने गई तब वह बर्तन पानी में घुल गया और महिवाल उसमें डूबकर मर गई। यह कहानी हमें साहस जो रिसालों और सिंध की मुख्य 7 प्रसिद्ध दुखद प्रेम कहानियों में भी शामिल है। 18वीं शताब्दी में मुगल के बाद का समय एक सुंदर कन्या सोहनी का जन्म तुल्ला नाम के कुम्हार के घर हुआ। वह कुम्हार जाति के थे और गुजरात पंजाब में रहते थे। उस समय गुजरात की चिनाब नदी बखरा और दिल्ली के व्यापारी रास्ते के बीच में आ जाती थी, जहां मुसाफिरों का कारवां रुकता था। जैसे जैसे मिट्टी के घड़े उनके पास आते थे, वैसे वैसे सोहनी उन पर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ निकालती थी और उन्हें बेचने के लिए तैयार रहती थी। बुखरा उज्बेकिस्तान एक समृद्ध और अमीर व्यापारी शहजादा इज्जत बेग व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था और गुजरात वर्तमान पाकिस्तान में रुका था, जहां पर उसने सोहनी को एक दुकान में देखा और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद केवल सोहनी की एक झलक पाने के लिए वह रोज सोहनी द्वारा सजाए गए मटके खरीदने आया करता था। सोहनी का दिल भी इज्जत बेग पर आ गया था। अपने कारवा के साथ बुखारा वापस जाने की बजाय इज्जत बेग ने तुल्ला के ही घर में नौकर बनकर काम करने की ठान ली। बल्कि इज्जत बेग तुल्ला की भैंसों को चराने के लिए भी जाया करता था और तभी से कुछ समय बाद वह महिवाल के नाम से जाना जाने लगा।
सोहनी और महिवाल का प्यार भी कुम्हार समुदायों में खलबली का कारण बना था। उस समय कुम्हार समाज के लोग या नहीं चाहते थे कि उनके समाज की बेटी किसी दूसरे समाज के लड़के से विवाह करे, इसलिए उसके माता पिता ने तुरंत सोहनी का विवाह एक दूसरे कुम्हार के साथ तय कर दिया था। बारात के दिन जब कुम्हार घर पर आया था, सोहनी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी और डोली में बिठाकर सोहनी को अपने पति के घर भेजा गया था। इसके बाद इज्जत बैग ने अपनी पहचान बदल ली थी और एक फकीर की तरह रहने लगा था। अचानक वह सोहनी के नए घर के पास चेनाब नदी के पास ही छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा था। अंधेरी रात में जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब ये दोनों प्रेमी नदी के किनारे एक दूसरे से मिलते थे। इज्जत नदी के किनारे सोहनी से मिलने आया करता था और सोहनी मिट्टी के बर्तन की सहायता से तैरकर नदी किनारे पहुंचती थी। इज्जत रोज मछलियां पकड़ता था और सोहनी के लिए लाया करता था। एक समय की बात है, कहा जाता है कि एक बार ज्यादा लहरों की वजह से इज्जत बैग मछली को पकड़ने में असफल रहा था। तब महिवाल ने अपनी जांघ का ही एक टुकड़ा काटकर उसे भुना दिया था। सोहनी को पहले इस बारे में जरा भी पता नहीं था, इसलिए फिर सोहनी ने इज्जत को बताया कि आज मछली के स्वाद में जरा फर्क लग रहा है। और जब सोहनी ने अपना एक हाथ उसके पैर पर रखा, तब सोहनी को एहसास हुआ कि महिवाल ने उसके लिए अपनी जांघ पर घाव मारा है और यह बात उन दोनों के प्यार की गहराई को दर्शाती है। इस प्रकार उसकी परम कहानी के चर्चे जगह जगह फैलते गए थे। एक दिन सोहनी की भाभी ने उसका पीछा किया और उस जगह छुप गई जहां सोहनी अपना पानी पर तैरने वाला बर्तन रखती थी। सोहनी को ऐसा करते हुए देखते ही उसने सोहनी की सासू जी को यह बात बताई और दोनों ने मिलकर यह बात महिवाल को बताने की बजाय खुद ही इस बात पर निर्णय लेने की ठानी। अगले दिन सोहनी की भाभी ने तैरने वाली मिट्टी के बर्तन को बदलकर वहां डूबने वाला बर्तन रख दिया। उस रात जब सोहनी मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, तब वह बर्तन उस रात पानी में घुल गया और इस वजह से सोहनी पानी में डूब गई। नदी की दूसरी तरफ से महिवाल ने सोहनी को डूबता हुआ देखा और सोहनी को बचाने के लिए महिवाल भी पानी में कूद गए थे और इस तरह से दोनों प्रेमी एक साथ मौत में मिल गए। इस कहानी का थोड़ा सा अलग रूप हमें इसके सिंध वर्जन में देखने को मिलता है, जहां माना गया है कि सोहनी जाट समुदाय से रिश्ता रखती थी और इंडस नदी के पश्चिमी तट पर रहती थी। कहा जाता है कि सोहनी और मेहर के प्यार की शुरुआत तब हुई थी जब वह एक विवाह समारोह में मेहर ने सोहनी को दूध पिलाया था। जानकारों के अनुसार पाकिस्तान के हैदराबाद से 75 किलोमीटर दूर सिंध के शहदपुर में इंडस नदी के किनारे से सोहनी और महिवाल के शवों को निकाला गया था और बाद में सोहनी की कब्र को सदयपुर में शाहपुर चाकर रोड पर बनवाया गया था, जिसे लाखों प्रेमी युगल हर साल देखने के लिए आते हैं। सोहनी महिवाल की प्रसिद्ध प्रेम कहानी को फजल शाह सैयद ने पंजाबी कविता बनाकर भी समझने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने हीर रांझा लैला मजनू और दूसरे प्रसिद्ध प्रेमी युगलों पर भी कविताएं बनाई है। सोहनी महिवाल की तर्ज पर वर्तमान में बहुत से गाने भी बने हैं, जिनमें पठानी खान का प्रसिद्ध गाना सोहनी गहरे नू मेनू यार मिला गदैया भी शामिल है। इसके बाद आलम लोहार ने अपने गानों के माध्यम से सोहनी महिवाल की प्रेम कथा को बताया और वह ऐसे पहले गायक भी बने जिन्होंने गानों के माध्यम से उसकी प्रेम कहानी को लोगों के सामने रखा। पाकिस्तानी पॉप बैंड नूरी का गाना दोबारा फिर से असल में सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी पर ही आधारित है। प्रसिद्ध आर्टिस्ट शोभा सिंह द्वारा सोहनी महिवाल की बहुत सी तस्वीरें, पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। पंजाब राज्य में हमें सोहनी महिवाल की कहानियों के फोक वर्जन भी दिखाई देते हैं। 4 हिंदी फिल्म वर्जन जिनका नाम सोहनी महिवाल की कहानी के आधार पर रखा गया है। 1933 में गौहर नरकटी, मास्टर चेनल शिवरानी और मास्टर क्रांत। बॉलीवुड के दस्तूर के मुताबिक अगर किसी नए चेहरे को लॉन्च करना होता है तो या तो उसे लव स्टोरी के साथ परोसा जाता है अथवा एक्शन हीरो के रूप में। जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भतीजे और उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे करण कपाड़िया को इंट्रोड्यूस करने वाली फिल्म ब्लैंक में परंपरा के अनुसार एक्शन हीरो के रूप में पेश किया गया है। निर्देशक बेहजादा खम्बाटा ने अपनी इस फिल्म में सनी देओल जैसे बड़े अभिनेता, रणबीर शर्मा और इस्ता दत्त जैसे यंग टैलेंट को लेकर एक ठीक ठाक फिल्म तो बना ली, मगर यदि स्क्रिप्ट दमदार होती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। करण कपाड़िया शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों को मोबाइल पर निर्देश दे रहा है, मगर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे जब अस्पताल में लाया जाता है तो राज खुलता है कि वह एक सुसाइड बम्बर है। हनीफ के एनकाउंटर का फैसला किया जाता है, मगर तभी यह कॉल आती है और कहानी 12 घंटे पीछे जाती है।
एटीएस चीफ SS दीवान यानी सनी देओल को शहर में एक बहुत बड़ी खेप में HMX विस्फोटक लाए जाने की खबर मिलती है। वह अपनी टीम हुस्ना यानी इश्ता दत्त और रोहित यानी रणबीर शर्मा के साथ तफ्तीश में जुट जाता है। जांच पड़ताल से पता चलता है कि हनीफ के शरीर पर लगे हुए बम के तार अन्य 24 लोगों के बम से जुड़े हैं और आतंकवादी मकसूद यानी जमील खान जिहाद और जन्नत के नाम पर उसका इस्तेमाल करके शहर में 25 धमाके करके आतंक का राज कायम करना चाहता है। हनीफ किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। क्या वह उन 25 धमाकों के भयानक काम को अंजाम दे पाता है? युवा हनीफ आत्मघाती बम क्यों बना? इस सवालों के जवाब फिल्म में मिलेगा। निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने कहानी की शुरुआत बहुत दिलचस्प ढंग से की, जहां मध्यांतर तक उत्सुकता बनी रहती है कि हनीफ की असलियत क्या है। आतंकियों के तार ढूंढने का ट्रीटमेंट दर्शकों को बांधे रखता है, मगर सेकंड हाफ में आकर कहानी बिखर जाती है। जिहाद जैसे विषय पर पहले भी कई फिल्में बना चुकी हैं, यही वजह है कि निर्देशक इसे खास नहीं बना पाए। हालांकि अंत का ट्विस्ट और सस्पेंस दर्शकों को चौंकाता है, मगर एक्शन के तगड़े डोज के बाद अक्षय कुमार और करण कपाड़िया का प्रमोशनल सॉन्ग अली अली बहुत फनी लगता है। अभिनय की बात करें तो एटीएस चीफ के रूप में सनी देओल ने अपनी एज प्ले की है और एक्शन इमोशन के साथ उन्होंने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। नए चेहरे करण कपाड़िया एक्शन के मामले में चतुर और चपल साबित हुए हैं, मगर एक्सप्रेशन के मामले में चूक गए हैं। पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर एक ही भाव रहता है। रणबीर शर्मा ने एटीएस ऑफिसर की भूमिका में अच्छा काम किया है। हुस्ना के रूप में इश्ता देओल के पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था। आतंकी सरगना मकसूद के रूप में जमील खान ने चरित्र के मुताबिक काम किया है। संगीत पक्ष भी कोई कमाल का नहीं दिख पाया है। सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं। बॉलीवुड में अधिकतर नए चेहरे को लॉन्च करने की जिम्मेदारी वैसे तो करण जौहर ने ले रखी है, लेकिन कभी किसी और को भी मौका मिल जाता है। जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भतीजे और उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे करण कपाड़िया ने फिल्म ब्लैक से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। फिल्म ब्लैक सिनेमाघर में 3 मई को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने किया है। करण कपाड़िया को इस फिल्म में एक्शन हीरो के रूप में पेश किया गया है। एक्शन को संभालने के लिए फिल्म में सनी देओल भी हैं। आइए जानते हैं फिल्म क्या है इसकी कहानी। आइए जानते हैं फिल्म के रिव्यू के बारे में। कहानी। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है करण कपाड़िया की एंट्री से। करण कपाड़िया यानी हनीफ लोगों से मोबाइल पर बात कर रहा है, लेकिन अचानक सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन खुलासा होता है कि वह एक सुसाइड बॉम्बर है। पुलिस की तरफ से हनीफ के एनकाउंटर करने का फैसला किया जाता है, मगर तभी एक कॉल आती है और कहानी 12 घंटे पीछे जाती है। एटीएस चीफ एस दीवान सनी देओल को शहर में एक बड़ी खेप में HMX विस्फोटक लगाए जाने की खबर मिलती है। वह अपनी टीम हुस्ना यानी इश्ता दत्त और रोहित यानी रणबीर शर्मा के साथ तफ्तीश में जुट जाता है। तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि हनीफ के शरीर पर लगे हुए बम के तार 24 अलग तारों से जुड़े हुए हैं। इन सभी बमों की कमांड आतंकवादी मकसूद यानी जमील खान जिहाद और जन्नत के नाम पर उनका इस्तेमाल करके शहर में 25 धमाके करके आतंक का राज कायम करना चाहता है। हनीफ किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। क्या वह उन 25 धमाकों के भयानक काम को अंजाम दे पाता है? युवा हनीफ आत्मघाती बम क्यों बना? इस सवालों का जवाब फिल्म में मिलेगा। चलिए बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने फिल्म की कहानी की शुरुआत काफी मजेदार तरीके से की है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है फिल्म बिखरने लगती है। इंटरवल से पहले फिल्म से आप बंधे रहते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म उबाने लगती है। जो हाथ पर आधारित फिल्में पहले भी बनी हैं। इस फिल्म के निर्देशक और फिल्म की कहानी लिखने वाले राइटर कुछ खास फिल्म को एंगल नहीं दे पाए हैं। फिल्म के अंत में ट्विस्ट लाकर थोड़ा फिल्म को संभाला गया, लेकिन एक्शन के तगड़े डोज के बाद अक्षय कुमार और करण कपाड़िया का प्रमोशनल गाना अली अली को फिल्म का मजाक उड़ाने के लिए डाल दिया गया। चलिए बात करते हैं कलाकारों की। इस फिल्म में करण कपाड़िया ने अपने भरपूर एक्शन के साथ एंट्री मारी है। करण कपाड़िया ने एक्शन तो ठीक ठाक कर रही है, लेकिन एक्सप्रेशन के मामले में चूक गए हैं। एक्टिंग के मामले में कच्चे नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी फिल्म में करण के चेहरे के भाव एक जैसे ही हैं। सनी देओल ने अपने एक्शन इमोशन रोल के साथ फिल्म में न्याय किया है। रणबीर शर्मा ने एटीएस ऑफिसर की भूमिका में अच्छा काम किया है। हुस्ना के रूप में इश्ता दत्त के पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था। आतंकी सरगना मकसूद के रूप में जमील खान ने चरित्र के मुताबिक काम किया है।
किसी भी थ्रिलर फिल्म को दिलचस्प बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तेज तर्रार कहानी, हैरत में डाल देने वाला सस्पेंस, साथ ही सदी हुई एक्टिंग और निर्देशन किसी भी थ्रिलर फिल्म को क्लासिक का दर्जा दिला सकती है। लेकिन सनी देओल के करण कपाड़िया की फिल्म ब्लैक कई मायनों में चूक जाती है। ब्लैक शुक्रवार को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से डिम्पल कपाड़िया के भांजे करण कपाड़िया ने डेब्यू किया था। ब्लैक की कहानी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर सिद्धू दीवान यानी सनी देओल की है, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेड है। वो अपनी ड्यूटी को लेकर इतना वफादार है कि वह इस मामले में किसी को नहीं बख्शता, चाहे उसका परिवार ही क्यों न हो। दीवान को एक बेहद अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। जब एक जख्मी शख्स करण कपाड़िया बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचता है। इस शख्स की छाती पर बम लगा है, उसकी धड़कन पर बम की टाइमिंग सेट की गई है। सिद्धू को समझ आ जाता है कि अगर एक शख्स का दिल धड़कना बंद हुआ तो बम फट जाएगा। मुंबई शहर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और परेशानी भरी स्थिति ये भी है कि ये करण जो आतंकी है अपनी याददाश्त खो चुका है और उसे नहीं पता कि वो एक आतंकवादी है या नहीं। हालांकि खतरा केवल यही तक सीमित नहीं है। एटीएस को एहसास होता है कि मुंबई शहर को बर्बादी से पहले बचाना होगा। सनी देओल अपने 90 के दशक के हीरो वाले अंदाज में आतंकवाद पर काबू करने के लिए निकल पड़ते हैं और कई आतंकवादियों की राइफल के सामने सनी की छोटी सी रिवॉल्वर भारी पड़ती है। सनी देओल यूं तो कुछ सीन में प्रभावित करते हैं, लेकिन कई सीन में वह जमते नहीं हैं। फिल्म के मेकर्स कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि अब बॉलीवुड में 20 साल पुराना दौर नहीं रह गया और फिल्मों में मेलोड्रामा की जगह लोग रियलिज्म को लेकर सतर्क हो गए हैं। डिम्पल कपाड़िया के कजन करण कपाड़िया बॉलीवुड में अपनी पहली परफॉर्मेंस से प्रभावित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में जब प्लॉट बदलता है तो कहानी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती है और ऐसा सिर्फ करण के परफॉर्मेंस की वजह से ही संभव हो पाता है। दुर्भाग्य से करण कपाड़िया का परफॉर्मेंस एक बेहद कंफ्यूजन कहानी के नीचे दब जाती है। इसके अलावा फिल्म में इर्षिता दत्त ने भी एक्टिंग की है, लेकिन वो पूरी तरह से वेस्ट नजर आती हैं। ब्लैक एक अच्छी थ्रिलर फिल्म हो सकती थी, मगर स्क्रिप्ट की कमियों और अति उत्साहित सनी देओल इस फिल्म की कहीं ना कहीं लय बिगाड़ देते हैं। चालबाज 1989 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। राजेश मजूमदार और कमलेश पांडे द्वारा लिखित पटकथा को पंकज पराथर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। काफी हद तक 1972 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू दोनों का रोल श्रीदेवी निभा रही हैं। अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी यानी अरोड़ा ईरानी के कारण जन्म से तुरंत बाद अलग हो जाती हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन यानी अनुपम खेर और चाची अम्बा यानी रोहिणी हट्टंगड़ी के पास पहुंच जाती हैं, जबकि मंजू को झुग्गी बस्ती में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार घटना में मारे गए। हालांकि अपनी वसीयत में वे घोषणा करते हैं कि जुड़वा बेटियों के 21 साल की हो जाने के बाद उनकी बेटियां उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी। त्रिभुवन और अम्बा ने इसी कारण अंजू को आसानी से भयभीत होने वाली लड़की के रूप में पाला। उसे केवल इसलिए जीवित रखा जा रहा है ताकि वह संपत्ति उनके नाम कर सके। घर का नौकर दद्दू यानी अनु कपूर, अंजू का छोटा भाई राजा यानी आफ्ताब, शिव देसानी और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति रखते हैं। दूसरी ओर मंजू दग्गी में पली बड़ी है। वह अपने पड़ोसी और टैक्सी ड्राइवर चक्कू यानी रजनीकांत के साथ बचपन की दोस्त है। एक दिन मंजू विश्वनाथ यानी सईद जफारी के बेटे सूरज यानी सनी देओल से मिलती है। सूरज जल्द ही उसे पसंद करने लगता है। सूरज जब विश्वनाथ को मंजू की तस्वीर दिखाता है तो वह शादी के लिए सहमत हो जाता है। उन्हें लगता है कि वह अंजू है। जब वे अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के घर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती और उसे एक दौरा पड़ता है, अम्बा द्वारा उसे दिए गए इंजेक्शन के कारण। त्रिभुवन और अम्बा अंजू की शादी अम्बा के भाई बटुकनाथ लल्लन प्रसाद मालपनी और बलमा यानी शक्ति कपूर से करवाना चाहते हैं। वह बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं, जो जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है। अब अंजू घर से भाग जाती है, तब उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है। जब तक कि उसे सूरज द्वारा बचाया नहीं जाता, उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हो जाता है और वह अपने रास्ते निकल पड़ती है। जबकि दोनों कभी नहीं मिली, वे स्थानों का आदान प्रदान कर लेते हैं अनजाने में। इस प्रकार घायल सूरज को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में पहुंच जाते हैं। मंजू आसानी से त्रिभुवन, अबमा और बलमा पर
नियंत्रण कर लेती है। इसी बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नई मंजू को पसंद करने लगता है। वह उसे शादी का प्रस्ताव देता है, जिसे वह मान लेती है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उसे धोखा दे रही है और उसके साथ रिश्ता तोड़ देता है। दोनों बहनें अपने दिन आराम से काट रही होती हैं, लेकिन एक दिन बलमा अंजू को मंजू के घर पर देख लेता है और यह जान जाता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू का अपहरण कर लेता है। वह उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के रास्ते में से एक बलमा को त्रिभुवन से फोन कर बात करते हुए देख लेता है और मंजू जग्गू और सूरज को सूचित करता है। वह लोग अंत में समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। वे उस बंगले में पहुंचते हैं जहाँ त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उनके नानी भी बंदी होती है। मंजू, जग्गू और सूरज त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में जग्गू अंजू से शादी कर लेती है और सूरज मंजू के साथ हो जाती है और वे खुशी से रहते हैं। दोनों के जुड़वा बच्चे होते हैं। इसमें सनी देओल सूरज का रोल निभा रहे हैं, श्रीदेवी अंजू और मंजू दास का रोल निभा रही हैं, रजनीकांत जग्गू का रोल निभा रहे हैं, अनुपम खेर त्रिभुवन दास का रोल निभा रहे हैं, शक्ति कपूर, बतुकनाथ लल्लन, मालपानी और बलमा का रोल निभा रहे हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था ना जाने कहां से, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार ने। दूसरा सॉन्ग था नाम तेरा प्रेम कली, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। तीसरा सॉन्ग था गड़बड़ होगी, जिसे गाया था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और जाली मुखर्जी ने। चौथा सॉन्ग था ओ भूत राजा, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले और जानी लीवर ने। पांचवा सॉन्ग था तेरा बीमार मेरा दिल, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने। छठा सॉन्ग था डांस संगीत, जो कि वाद्य रचना में था। और सातवां सॉन्ग था तांडव संगीत, वो भी वाद्य रचना में था। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो श्रीदेवी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया था। फिरोज खान को न जाने कहां से सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन पुरस्कार दिया गया था। कविता कृष्णमूर्ति को न जाने कहां से के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायिका पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। त्रिदेव 1989 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन रोमांचकारी फिल्म है। राजीव राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म को गुलशन राय द्वारा निर्मित किया गया है। नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, जयकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म सुपरहिट रही थी। इसका संगीत भी लोकप्रिय रहा था। इस मूवी में संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह ने। यह मूवी भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। करण सक्सेना एक पुलिस अधिकारी है जो अपने पिता के साथ रहता है, जो पेशे से एक न्यायाधीश है। उसकी आयुध की बेटी दिव्या माथुर से शादी होनी तय है। वह भुजंग और भैरव सिंह की अध्यक्षता में एक कुख्यात आपराधिक गिरोह का पता लगाता है। ऐसे करण को आपराधिक मामलों में फंसा दिया जाता है। मामले का अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और पर्याप्त साक्ष्य की कमी के कारण करण दोषी साबित हो जाता है। उसी दिन उसके पिता ने खुद को लटकाकर आत्महत्या कर ली और उसे मधुरपुर नामक एक दूरस्थ इलाके में अपनी सजा के लिए स्थानांतरित किया गया। करण एक गिरोह त्रिदेव बनाता है, जिसमें जय सिंह नामक एक गांव डकैत है जिसके पिता को भुजंग ने मार दिया था, और आयुक्त का बेटा रवि माथुर जिसकी बहन का भुजंग ने अपहरण कर लिया है। ये तीन पुरुष भुजंग और उसके गिरोह के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाते हैं। भुजंग के खिलाफ प्रतिशोध के हिस्से के रूप में वे अपने सामान के साथ अपने पहनने वाले घर को नष्ट कर देते हैं, बैंक चोरी को असफल कर देते हैं और खुले तौर पर उन्हें चुनौती देते हैं। अब ये पुरुष पुलिस के हस्तक्षेप बिना भुजंग के पूरे गिरोह को नष्ट करते हैं। इसमें सनी देओल इंस्पेक्टर करण सक्सेना के रूप में है, नसीरुद्दीन शाह जय सिंह के रूप में है और जयकी श्रॉफ रवि माथुर के रूप में है, माधुरी दीक्षित दिव्या माथुर के रूप में है। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मैं तेरी मोहब्बत में, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। दूसरा सॉन्ग था तिरछी टोपी वाले, जिसे गाया था सपना मुखर्जी, अमित कुमार ने। तीसरा सॉन्ग था गली गली में, जिसे गाया था अलका याग्निक और मनहर उदास ने। चौथा सॉन्ग था गजर ने किया है इशारा, जिसे गाया था अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी ने। पांचवा सॉन्ग था रात भर जाम से, जिसे गाया था अली सचिनाय ने। छठा सॉन्ग था तिरछी टोपी वाले, जिसे गाया था अमित कुमार, सपना मुखर्जी ने। सातवां सॉन्ग था मैं तेरी मोहब्बत में, जिसे गाया था साधना सरगम ने। आठवां सॉन्ग था त्रिदेव, जिसे गाया था नसीरुद्दीन शाह ने। नौवां सॉन्ग था उआ उआ, जिसे गाया था अमित कुमार, उदित नारायण, जाली मुखर्जी ने। 10वां सॉन्ग था त्रिदेव 2, जिसे गाया था नसीरुद्दीन शाह ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार 1990 में सपना मुखर्जी को तिरछी टोपी वाले गाने के लिए दिया गया था।
फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार अलीशा चिनाय को रात भर जाम से गाने के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार अमित कुमार को तिरछी टोपी वाले के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार कल्याण जी आनंद से और विजय शाह को नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार अमरीश पुरी को नॉमिनेट किया गया था। 1989 में आई फिल्म त्रिदेव के बारे में घिसी पिटी स्टोरी लाइन पर बनने के बावजूद यह फिल्म स्टार कास्ट से लेकर एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक के मामले में ऐतिहासिक मानी जाती है। ऐतिहासिक इन द सेंस की त्रिदेव ने अपनी तरह की फिल्मों की ओर देखने का लोगों का नजरिया बदल दिया। रेगुलर होते हुए भी रेगुलर से हटकर इसका क्रेडिट जाता है राजीव राय और विजय शाह की जोड़ी को, जिन्होंने आगे हमें विश्वात्मा, मोहरा और गुप्त जैसी फिल्में दी। लेकिन आज बात 7 जुलाई 1989 को रिलीज होने वाली फिल्म त्रिदेव की है। जानी मेरा नाम, दीवार और त्रिशूल जैसी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे राजीव फिल्म बनाना चाहते थे। 1985 में राजीव ने अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और टीना मुनीम को लीड रोल्स में लेकर युद्ध नाम की फिल्म से अपना डेब्यू किया था। फिल्म नहीं चली। राजीव अगली फिल्म की तैयारी में लग गए। वो 3 हीरोइंस वाली स्लिक एक्शन थ्रिलर बनाना चाहते थे। अपनी फिल्म में उन्होंने सनी देओल और जैकी श्रॉफ को तो कास्ट कर लिया, लेकिन तीसरा एक्टर तलाशने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। इंडस्ट्री के तमाम नाम गिनाए जाते हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में राजीव नसीरुद्दीन शाह के पास पहुंचे। नसीर तब कमर्शियल फिल्म में ज्यादा एक्टिव नहीं थे। हालांकि उन्होंने कर्मा समेत इक्का दुक्का मसाला फिल्में कर रखी थी। जब राजीव उनके पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो किसी कैरेक्टर रोल में उन्हें कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऑफर सुनकर नसीर चौंके, क्योंकि ये सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ पैरेलल लीड रोल था। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में नसीर बताते हैं कि उन्हें पक्का भरोसा था कि यह फिल्म बुरी पिटेगी, लेकिन इसने सफल होकर उन्हें सरप्राइज कर दिया। वे भले ही इस फिल्म के लिए राजीव का आभार जताते रहे हों, लेकिन त्रिदेव ने उनका करियर अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन वो इस बात के लिए कभी इनकार नहीं कर सकते कि त्रिदेव एक अच्छी फिल्म नहीं थी। कई इंटरव्यू में नसीर ये भी कहते हुए सुने गए कि वो राजीव राय की फिल्म सिर्फ पैसे के लिए करते थे। त्रिदेव में सनी देओल के अपोजिट पहली बार माधुरी दीक्षित को कास्ट किया गया था। हालांकि तब माधुरी इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन उनके मैनेजर रिकू राजेश नाथ हर संभव उन्हें बिग लीग में पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो माधुरी को बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के लिए प्रोड्यूसर्स के आपसों के चक्कर काट रहे थे। जब राजीव ने माधुरी को त्रिदेव के लिए साइन किया, तब तक दयावान के अलावा माधुरी की कोई और बड़ी फिल्म से रिलीज नहीं हुई थी। फिरोज खान डायरेक्शन दयावान मणिरत्नम की गैंगस्टर फिल्म नायकन का रीमेक थी, लेकिन हिंदी मीडिया में ये चर्चा का विषय यूँ थी कि फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच एक किसिंग सीन था। दयावान के 2 महीनों बाद माधुरी की तेजाब रिलीज हुई थी। फिल्म में उनका एक गाना 1 2 3 मार्केट से खूब चल रहा था। इन्हीं दिनों राजीव अपनी फिल्म का एक गाना शूट कर रहे थे, जिसमें संगीता, बिजलानी, सोनम और माधुरी को नजर आना था। सोनम पिछले साल भर में सदियों फिल्में कर चुकी थी और लोग उन्हें पहचानने लगे थे। कहने का मतलब फिल्में भले ही उनकी हिट ना हो रही हों, लेकिन तब भी वो माधुरी से बड़ी स्टार थी। नजर ने किया है इशारा गाने की शूटिंग चल रही थी। आमतौर पर सबसे बड़े कास्ट को सेंसर स्टेज यानी स्टेज के सबसे मुख्य हिस्से में रखा जाता है। ओए ओए के शुरुआती कुछ हिस्सों में जहां सोनम नजर आती हैं, लेकिन 1 2 3 रिलीज होने के बाद खेल बदल गया। गाने की शूटिंग के बीचों बीच प्रोड्यूसर के कहने पर सोनम को साइड कर माधुरी को बीच में लाया गया। त्रिदेव की शूटिंग के दौरान सोनम और राजीव के बीच कुछ चल रहा था। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। कहा गया सोनम के करीब होने की वजह से त्रिदेव में सोनम को काफी 2 हीरोइन के ऊपर तरजीह मिल रही है। फिल्म में उनका फुटेज भी संगीता और माधुरी से ज्यादा है और ओए ओए गाने के सेंटर स्टेज वाला किस्सा तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं। 1991 में यानी त्रिदेव के रिलीज के 2 साल बाद राजीव और सोनम ने शादी कर ली। इसके बाद डायरेक्टर और हीरोइंस की इस जोड़ी ने विश्वात्मा जैसे फिल्म में साथ काम किया। 1997 में गुप्त के रिलीज के बाद राजीव पर अबू सलेम गैंग के लोगों ने हमला कर दिया। उन पर गोलियां चलाई गई, लेकिन वहां वो अपने बॉडीगार्ड के साथ किसी तरह बचकर निकल गए। इस घटना के बाद राजीव ने अपनी पत्नी सोनम के साथ इंडिया छोड़ दिया, लेकिन इस घटना के 4 साल बाद यानी 2001 से दोनों सोनम और राजीव अलग अलग रहने लगे। अगले 15 साल तक दोनों ने अपनी शादी यूं ही बचा कर रखी, क्योंकि वे अपने बेटे के 18 साल होने का इंतजार कर रहे थे। 2016 में उन्होंने तलाक के लिए अप्लाई किया और अगले साल ऑफिशियली अलग हो गए। शादी से बाहर आने के बाद सोनम ने अपने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड मुरली से शादी कर ली।
त्रिदेव की सफलता का एक सिरा उनकी म्यूजिक तक भी जाता है। त्रिदेव एल्बम नजर ने किया इशारा, ओए ओए गली गली में फिरता है और मैं तेरी मोहब्बत में जैसे गाने से लहज था एकदम फ्लॉप प्रूफ। हालांकि इस एल्बम को लेकर विवाद भी कई हुए थे। कहा गया कि फिल्म के गाने कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने बनाए, लेकिन इसका क्रेडिट कल्याण जी के बेटे बिशु शाह को दिया गया। हालांकि फिल्म के क्रेडिट प्लेट में बिशु शाह को सिर्फ म्यूजिक कंडक्टर का क्रेडिट दिया गया था। फिल्म का म्यूजिक विवाद इतना बड़ा हो गया कि बिशु शाह को अपने इंटरव्यूज में इसके पीछे की पूरी कहानी बतानी पड़ी। बिशु शाह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि त्रिदेव के म्यूजिक का पूरा काम उन्होंने खुद किया था, लेकिन फिल्म में नाम कल्याण जी आनंद जी का इस्तेमाल हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर छोड़ी प्रोड्यूसर गुलशन राय के साथ कंटेस्ट में बंधी हुई थी। त्रिदेव के म्यूजिक के साथ दोनों चीजें हुई। फिल्म के तकरीबन हर गाने की धुन पर चोरी के आरोप लगे। दोस्तों, वैसे तो विश्वात्मा मूवी को हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे हमें यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ये मूवी अभी भी पैसे लेकर दिखाई जा रही है। दोस्तों, मूवी बहुत अच्छी थी, आप इसे जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले आप इसे पैसा देकर खरीद ले। आइए जानते हैं मूवी कितनी अच्छी है और कितनी खराब। दोस्तों, विश्वात्मा मूवी 1992 में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया है। इसमें स्टारिंग है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और चकी पांडे, सोनम एंड दिव्या भारती। ये सारे के सारे मंझे हुए कलाकार हैं। दोस्तों, इसका म्यूजिक भी सक्सेसफुल रहा था और यह मूवी भी हिट हुई थी। इसमें म्यूजिक दिया था बिशु शाह ने। यह मूवी 24 जनवरी 1992 को रिलीज हुई थी। यह मूवी 181 मिनट की है जो कि लगभग 3 घंटे की मूवी है। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। दोस्तों, इस मूवी में प्रभास सिंह यानी सनी देओल एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता है और इस वजह से उसके पिता लगातार उसके साथ लागर हेड्स में रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास करते हैं और अपने देश में रक्तपात आंशिक का विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड अजगर जुर्रत यानी अमरीश पुरी को पकड़ने के लिए मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में कैन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। जब प्रभात एक मुठभेड़ में अजगर के भाई को मार देता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। एक नाराज अजगर ने प्रभात के युवा स्कूल जाने वाले भाई का अपहरण और हत्या कर देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो जाता है और उसके पिता ने उसे उसके भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया है और उसे अपने संकट को दिखाने के लिए प्रभात के पिता ने उसे परिवार से निकाल देता है। प्रभात अपने पिता के मना करने के बाद भारत के एक दूर के गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी श्री मदन उसके खिलाफ हो जाता है और उसे पुलिस एएसपी में बदल देने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से अजगर ने मदन भरद्वाज मंगल ढिल्लो को उसकी शादी की रात में मार डालता है। उसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार करता है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस प्रकार मदन का भाई आकाश भरद्वाज यानी चक्की पांडे अजगर से बदला लेने की कसम खाता है। बाद में अजगर केन्या भाग गया और अदालत में उसे आजमाने के लिए उसे वापस भारत लाना लगभग असंभव है। इसलिए पुलिस कमिश्नर दिलीप ताहिल प्रभात से संपर्क करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो असंभव को प्राप्त कर सकता है। स्थिति की आवश्यकता मदन की हत्या आदि को देखने के बाद प्रभात के पिता ने भी अपना मन बदल लिया और प्रभात की अवज्ञा के लिए माफी मांगने का फैसला करते हैं और संशोधन के लिए वह प्रभात को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अजगर को पकड़ने के लिए मिशन पर दोबारा से लौट आए। प्रभात मिशन पर जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जोर देता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो जाए, जिससे आकाश सहमत होता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और अगली फ्लाइट को कन्या ले जाते हैं। कन्या में मदन की भाभी रेणुका यानी सोनम को ढूंढते हैं, जो उसी गुप्त मिशन पर भी है, इसलिए वह उन्हें अजगर के पास जाने में मदद करती है और उन्हें अपने ठिकाने पर कुछ और जानकारी प्रदान करती है। वह उन्हें बताती है कि यहाँ अजगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है। इसलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभात और आकाश एक ईमानदार पुलिस वाले सूर्य प्रताप यानी नसीरुद्दीन शाह की मदद से अजगर की तलाश करते हैं।
सूर्या पहले तो अजगर को सलाखों के पीछे डालने से हिचक रहा है, लेकिन फिर रेणुका ने अपनी पत्नी रहस्यमय आत्महत्या के पीछे की सच्चाई से सूर्या को अवगत कराती है। उसकी पत्नी ने अजगर के मूर्ख और विभत्स पुत्र के अलावा किसी और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। जब सूर्या को पता चलता है कि उसकी पत्नी की असामयिक और दुखद मौत के पीछे अजगर का कारण था, तो वह अजगर का सामना करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश ने सूर्य को बचाया और तीनों एक एक कर अजगर और उसकी टीम को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल होता है और रोमांच शुरू होता है। आकाश को अजगर की बेटी सोनिया यानी ज्योत्सना सिंह से प्यार हो जाता है और सूर्या रेणुका से प्यार करने लगता है और उसी समय पर जानकारी और आश्चर्यजनक मदद के लिए आभारी हो जाता है। प्रभात उस भारतीय लड़की से मिलता है जिसे वह भारत में अपने गृह नगर में मिला था, जिसने कन्या कुमुद यानी दिव्या भारती तक उसका पीछा किया था। उसे नाइट क्लब में प्रभात के लिए 7 समुंदर पार गीत गाया था। दोस्तों, इसमें 7 समुंदर पार गीत जो कि काफी हिट हुआ था और ये आज भी काफी हिट है। आज भी लोग इसे बहुत ज्यादा सुनते हैं। प्रभात आखिरकार अपने दोस्तों सूर्या और आकाश के पकड़े गए अपराधी अजगर के साथ भारत लौट आता है। जोड़े प्रभात कुसुम, सूर्य रेणुका और आकाश सोनिया अंत में एकजुट होकर खुशी मनाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की हुई कहानी है। इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस कहानी को जरूर समझे होंगे। फिलहाल अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो। बात करें प्रोडक्शन की तो अपनी 1989 की फिल्म त्रिदेव की मेगा सफलता के बाद राजीव राय ने 3 मुख्य लीड के साथ एक और एक्शन थ्रिलर तैयार करने का फैसला किया और इस तरह विश्वात्मा की कल्पना की गई थी। राय ने स्थल परिवर्तन के लिए जाने का फैसला किया और केन्या में फिल्म के अधिकांश हिस्सों की योजना बनाई। वह त्रिदेव यानी सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ के रूप में एक ही पुरुष की भूमिका निभाना चाहते थे। हालांकि जैकी के बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ था और उनके ज्योतिष ने उन्हें 1 साल के लिए विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। इस प्रकार राय ने एक व्यक्तिगत मित्र सुनील शेट्टी को लॉन्च करने पर विचार करने के बाद श्रॉफ के बजाय चकी पांडे को लीड करने के लिए चुना था। राय ने त्रिदेव के कई कलाकारों का भी पुनः उपयोग किया, जिसमें मुख्य खलनायक के रूप में अमरीश पुरी और माध्यमिक खलनायक के रूप में राजा मुराद, दिलीप ताहिल, तेज इस्प्रो और दान धनोवा शामिल थे। एक मुख्य अंतर यह है कि जबकि भरत सक्सेना ने त्रिदेव में एक नकारात्मक भूमिका निभाई, इस फिल्म में केन्या पुलिस के सख्त लेकिन एक हास्य अभिनेता के रूप में उनकी सकारात्मकता भूमिका थी। 7 समुंदर पार गीत उन दिनों नैरोबी के एक बहु लोकप्रिय क्लब बबल्स डेस्केथो में फिल्माया गया था। क्लाइमैक्स का पीछा मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व के खुले मैदानों पर किया गया था। समुद्र तट के कई दृश्य अम्बासा के विभिन्न समुद्र तटों और समुद्र तट के होटलों में शूट किए गए थे। फिल्म अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों और शब्दों को भी शामिल करती है, जैसे कि जैम्बो, जमरीसाना और मिमिनी नुकवासना। अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों के शब्दों को शामिल करती है, जैसे कि जम्बो जिसका मतलब होता है हेलो, मंजूरी सना जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा और मिमी कुनवासना जिसका मतलब होता है मैं बहुत बड़ा महान हूँ। अगर बात करें इसके साउंड ट्रैक की तो त्रिदेव के संगीत की सफलता के बाद सभी को उम्मीद थी कि बिजू शाह इस फिल्म के साथ जादू करेंगे। साउंड ट्रैक को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, 2 मिलियन यूनिट बेचकर और वर्ष का 7वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बना था। इसका सबसे लोकप्रिय गीत 7 समुंदर पार था, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और साधना सरगम द्वारा गाया गया था। गीत पेट्स ऑफ बॉयज गीत हार्ट्स 1988 के एक नमूने का उपयोग करता है। 7 समुंदर पार 20 साल बाद भी रेडियो स्टेशन और डिस्को टेप पर 7वां विषय को एंगना के एलुहास से कॉपी किया जाता है, जिसमें केवल महिला को बिजू शाह के इनपुट के रूप में गुनगुनाया जाता है। इसमें पार्श्व गायक अमित कुमार और कुमार सानू, नसीरुद्दीन शाह के लिए अलका याग्निक, ज्योत्सना सिंह के लिए और साधना सरगम दिव्या भारती के लिए, उदित नारायण चंगी पांडे के लिए, सपना मुखर्जी सोनम के लिए और मोहम्मद अजीज के लिए शब्दाएं हैं।
गुप्ता की फिल्म किक के लिए निर्माता साजिद नडियाडवाला ने गीत सात समुंदर के अधिकतर 1.5 करोड़ रुपए में खरीदे थे। उन्होंने अपनी दिवंगत पंजाब की चनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई सोहनी कुमार की बेटी सोहनी की खूबसूरती की क्या बात थी। उसका नाम भी सोहनी था और रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे जाकर महिवाल कहलाया। इन दोनों के इश्क के किस्से पंजाब ही नहीं सारी दुनिया में मशहूर हैं। घुमक्कड़ इज्जत बेग ने पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह लाहौर चला गया। वहाँ भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह गुजरात में एक जगह रुककर तुला के बर्तन देखने गया, लेकिन उसकी बेटी सोहनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। सोहनी के इश्क में गिरफ्तार इज्जत बेग ने उसी के घर में जानवर चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंसों को माफिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहिवाल कहलाने लगा। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहिवाल कहलाने लगा। माहिवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की माँ को यह बात पता चली तो वह उसने सोहनी को फटकारा। तब सोहनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी महिवाल भैंस चराने वाला बना। उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसे महिवाल नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सोहनी की मां ने महिवाल को अपने घर से निकाल दिया। महिवाल जंगल में जाकर सोहनी का नाम ले लेकर रोने लगा। उधर सोहनी भी महिवाल के इश्क में दीवानी थी। उसकी शादी किसी और से कर दी गई, लेकिन सोहनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर माहिवाल ने अपने खूने दिल से लिखा खत सोहनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोहनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर महिवाल ने साधु का भेष बनाया और सोहनी से जा मिला। दोनों की मुलाकात होने लगी। सोहनी मिट्टी के घड़े से तैरती हुई चनाब के एक किनारे से दूसरे किनारे आती है और दोनों घंटों प्रेम मग्न होकर बैठे रहते हैं। इसकी भनक जब सोहनी की भाभी को लगी तो उसने सोहनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी को पता चल गया कि उसका घड़ा बदल गया है, फिर भी वह अपने प्रियजन से मिलने की झलक में वह कच्चा घड़ा लेकर चनाब में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा टूट गया और वह पानी में डूब गई। दूसरे किनारे पर पैर लटकाए महिवाल सोहनी का इंतजार कर रहा था। जब सोहनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया, उसकी प्रियतमा की ऐसी हालत देखकर महिवाल पागल हो गया। उसने सोहनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चनाब के लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला तो उन्होंने अपने जाल में सोहनी महिवाल के अवध जिस्म मिले, जो मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनाया, जिसे मुसलमान मजार और हिंदू समाधि कहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज सोहनी और महिवाल भले ही हमारे बीच ना हों, लेकिन जिंदा है उनकी अमर मोहब्बत। कहानी की हीरोइन सोहनी नाखुशी से उस इंसान से शादी कर लेती है जिसे वह नहीं चाहती थी। इसलिए वह हर रात मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पर तैरती है, जहां उसका प्रिय भैंसों के झुंड को चरा रहा था। लेकिन एक रात उसकी भाभी ने मिट्टी कर बर्तन को पानी में घुलने वाले बर्तन में बदल दिया, और जब सोहनी उस रात तैरने गई तब वह बर्तन पानी में घुल गया और महिवाल उसमें डूबकर मर गई। यह कहानी हमें साहस जो रिसालों और सिंध की मुख्य 7 प्रसिद्ध दुखद प्रेम कहानियों में भी शामिल है। 18वीं शताब्दी में मुगल के बाद का समय एक सुंदर कन्या सोहनी का जन्म तुल्ला नाम के कुम्हार के घर हुआ। वह कुम्हार जाति के थे और गुजरात पंजाब में रहते थे। उस समय गुजरात की चिनाब नदी बखरा और दिल्ली के व्यापारी रास्ते के बीच में आ जाती थी, जहां मुसाफिरों का कारवां रुकता था। जैसे जैसे मिट्टी के घड़े उनके पास आते थे, वैसे वैसे सोहनी उन पर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ निकालती थी और उन्हें बेचने के लिए तैयार रहती थी। बुखरा उज्बेकिस्तान एक समृद्ध और अमीर व्यापारी शहजादा इज्जत बेग व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था और गुजरात वर्तमान पाकिस्तान में रुका था, जहां पर उसने सोहनी को एक दुकान में देखा और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद केवल सोहनी की एक झलक पाने के लिए वह रोज सोहनी द्वारा सजाए गए मटके खरीदने आया करता था। सोहनी का दिल भी इज्जत बेग पर आ गया था। अपने कारवा के साथ बुखारा वापस जाने की बजाय इज्जत बेग ने तुल्ला के ही घर में नौकर बनकर काम करने की ठान ली। बल्कि इज्जत बेग तुल्ला की भैंसों को चराने के लिए भी जाया करता था और तभी से कुछ समय बाद वह महिवाल के नाम से जाना जाने लगा।
सोहनी और महिवाल का प्यार भी कुम्हार समुदायों में खलबली का कारण बना था। उस समय कुम्हार समाज के लोग या नहीं चाहते थे कि उनके समाज की बेटी किसी दूसरे समाज के लड़के से विवाह करे, इसलिए उसके माता पिता ने तुरंत सोहनी का विवाह एक दूसरे कुम्हार के साथ तय कर दिया था। बारात के दिन जब कुम्हार घर पर आया था, सोहनी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी और डोली में बिठाकर सोहनी को अपने पति के घर भेजा गया था। इसके बाद इज्जत बैग ने अपनी पहचान बदल ली थी और एक फकीर की तरह रहने लगा था। अचानक वह सोहनी के नए घर के पास चेनाब नदी के पास ही छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा था। अंधेरी रात में जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब ये दोनों प्रेमी नदी के किनारे एक दूसरे से मिलते थे। इज्जत नदी के किनारे सोहनी से मिलने आया करता था और सोहनी मिट्टी के बर्तन की सहायता से तैरकर नदी किनारे पहुंचती थी। इज्जत रोज मछलियां पकड़ता था और सोहनी के लिए लाया करता था। एक समय की बात है, कहा जाता है कि एक बार ज्यादा लहरों की वजह से इज्जत बैग मछली को पकड़ने में असफल रहा था। तब महिवाल ने अपनी जांघ का ही एक टुकड़ा काटकर उसे भुना दिया था। सोहनी को पहले इस बारे में जरा भी पता नहीं था, इसलिए फिर सोहनी ने इज्जत को बताया कि आज मछली के स्वाद में जरा फर्क लग रहा है। और जब सोहनी ने अपना एक हाथ उसके पैर पर रखा, तब सोहनी को एहसास हुआ कि महिवाल ने उसके लिए अपनी जांघ पर घाव मारा है और यह बात उन दोनों के प्यार की गहराई को दर्शाती है। इस प्रकार उसकी परम कहानी के चर्चे जगह जगह फैलते गए थे। एक दिन सोहनी की भाभी ने उसका पीछा किया और उस जगह छुप गई जहां सोहनी अपना पानी पर तैरने वाला बर्तन रखती थी। सोहनी को ऐसा करते हुए देखते ही उसने सोहनी की सासू जी को यह बात बताई और दोनों ने मिलकर यह बात महिवाल को बताने की बजाय खुद ही इस बात पर निर्णय लेने की ठानी। अगले दिन सोहनी की भाभी ने तैरने वाले मिट्टी के बर्तन को बदलकर वहां डूबने वाला बर्तन रख दिया। उस रात जब सोहनी मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, तब वह बर्तन उस रात पानी में घुल गया और इस वजह से सोहनी पानी में डूब गई। नदी की दूसरी तरफ से महिवाल ने सोहनी को डूबता हुआ देखा और सोहनी को बचाने के लिए महिवाल भी पानी में कूद गए थे और इस तरह से दोनों प्रेमी एक साथ मौत में मिल गए। इस कहानी का थोड़ा सा अलग रूप हमें इसके सिंध वर्जन में देखने को मिलता है, जहां माना गया है कि सोहनी जाट समुदाय से रिश्ता रखती थी और इंडस नदी के पश्चिमी तट पर रहती थी। कहा जाता है कि सोहनी और मेहर के प्यार की शुरुआत तब हुई थी जब वह एक विवाह समारोह में मेहर ने सोहनी को दूध पिलाया था। जानकारों के अनुसार पाकिस्तान के हैदराबाद से 75 किलोमीटर दूर सिंध के शहदपुर में इंडस नदी के किनारे से सोहनी और महिवाल के शवों को निकाला गया था और बाद में सोहनी की कब्र को सदयपुर में शाहपुर चाकर रोड पर बनवाया गया था, जिसे लाखों प्रेमी युगल हर साल देखने के लिए आते हैं। सोहनी महिवाल की प्रसिद्ध प्रेम कहानी को फजल शाह सैयद ने पंजाबी कविता बनाकर भी समझने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने हीर रांझा लैला मजनू और दूसरे प्रसिद्ध प्रेमी युगलों पर भी कविताएं बनाई है। सोहनी महिवाल की तर्ज पर वर्तमान में बहुत से गाने भी बने हैं, जिनमें पठानी खान का प्रसिद्ध गाना सोहनी गहरे नू मेनू यार मिला गदैया भी शामिल है। इसके बाद आलम लोहार ने अपने गानों के माध्यम से सोहनी महिवाल की प्रेम कथा को बताया और वह ऐसे पहले गायक भी बने जिन्होंने गानों के माध्यम से उसकी प्रेम कहानी को लोगों के सामने रखा। पाकिस्तानी पॉप बैंड नूरी का गाना दोबारा फिर से असल में सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी पर ही आधारित है। प्रसिद्ध आर्टिस्ट शोभा सिंह द्वारा सोहनी महिवाल की बहुत सी तस्वीरें पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। पंजाब राज्य में हमें सोहनी महिवाल की कहानियों के फोक वर्जन भी दिखाई देते हैं। 4 हिंदी फिल्म वर्जन जिनका नाम सोहनी महिवाल की कहानी के आधार पर रखा गया है। 1933 में गौहर नरकटी, मास्टर चेनर शिवरानी और मास्टर क्रांत। बॉलीवुड के दस्तूर के मुताबिक अगर किसी नए चेहरे को लॉन्च करना होता है तो या तो उसे लव स्टोरी के साथ परोसा जाता है अथवा एक्शन हीरो के रूप में। जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भतीजे और उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे करण कपाड़िया को इंट्रोड्यूस करने वाली फिल्म ब्लैंक में परंपरा के अनुसार एक्शन हीरो के रूप में पेश किया गया है। निर्देशक बेहजादा खम्बाटा ने अपनी इस फिल्म में सनी देओल जैसे बड़े अभिनेता, रणबीर शर्मा और इस्ता दत्त जैसे यंग टैलेंट को लेकर एक ठीक ठाक फिल्म तो बना ली, मगर यदि स्क्रिप्ट दमदार होती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। करण कपाड़िया शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों को मोबाइल पर निर्देश दे रहा है, मगर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे जब अस्पताल में लाया जाता है तो राज खुलता है कि वह एक सुसाइड बम्बर है। हनीफ के एनकाउंटर का फैसला किया जाता है, मगर तभी यह कॉल आती है और कहानी 12 घंटे पीछे जाती है। एटीए चीफ SS दीवान यानी सनी देओल को शहर में एक बहुत बड़ी खेप में HMX
विस्फोटक लाए जाने की खबर मिलती है। वह अपनी टीम हुस्ना यानी इश्ता दत्त और रोहित यानी रणबीर शर्मा के साथ तफ्तीश में जुट जाता है। जांच पड़ताल से पता चलता है कि हनीफ के शरीर पर लगे हुए बम के तार अन्य 24 लोगों के बम से जुड़े हैं और आतंकवादी मकसूद यानी जमील खान जिहाद और जन्नत के नाम पर उसका इस्तेमाल करके शहर में 25 धमाके करके आतंक का राज कायम करना चाहता है। हनीफ किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। क्या वह उन 25 धमाकों के भयानक काम को अंजाम दे पाता है? युवा हनीफ आत्मघाती बम क्यों बना? इस सवालों के जवाब फिल्म में मिलेगा। निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने कहानी की शुरुआत बहुत दिलचस्प ढंग से की, जहां मध्यांतर तक उत्सुकता बनी रहती है कि हनीफ की असलियत क्या है। आतंकियों के तार ढूंढने का ट्रीटमेंट दर्शकों को बांधे रखता है, मगर सेकंड हाफ में आकर कहानी बिखर जाती है। जिहाद जैसे विषय पर पहले भी कई फिल्में बना चुकी हैं, यही वजह है कि निर्देशक इसे खास नहीं बना पाए। हालांकि अंत का ट्विस्ट और सस्पेंस दर्शकों को चौंकाता है, मगर एक्शन के तगड़े डोज के बाद अक्षय कुमार और करण कपाड़िया का प्रमोशनल सॉन्ग अली अली बहुत फनी लगता है। अभिनय की बात करें तो एटीएस चीफ के रूप में सनी देओल ने अपनी एज प्ले की है और एक्शन इमोशन के साथ उन्होंने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। नए चेहरे करण कपाड़िया एक्शन के मामले में चतुर और चपल साबित हुए हैं, मगर एक्सप्रेशन के मामले में चूक गए हैं। पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर एक ही भाव रहता है। रणबीर शर्मा ने एटीएस ऑफिसर की भूमिका में अच्छा काम किया है। हुस्ना के रूप में इश्ता देओल के पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था। आतंकी सरगना मकसूद के रूप में जमील खान ने चरित्र के मुताबिक काम किया है। संगीत पक्ष भी कोई कमाल का नहीं देख पाया है। सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं। बॉलीवुड में अधिकतर नए चेहरे को लॉन्च करने की जिम्मेदारी वैसे तो करण जौहर ने ले रखी है, लेकिन कभी किसी और को भी मौका मिल जाता है। जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भतीजे और उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे करण कपाड़िया ने फिल्म ब्लैक से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। फिल्म ब्लैक सिनेमाघर में 3 मई को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने किया है। करण कपाड़िया को इस फिल्म में एक्शन हीरो के रूप में पेश किया गया है। एक्शन को संभालने के लिए फिल्म में सनी देओल भी हैं। आइए जानते हैं फिल्म क्या है इसकी कहानी। आइए जानते हैं फिल्म के रिव्यू के बारे में। कहानी। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है करण कपाड़िया की एंट्री से। करण कपाड़िया यानी हनीफ लोगों से मोबाइल पर बात कर रहा है, लेकिन अचानक सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन खुलासा होता है कि वह एक सुसाइड बॉम्बर है। पुलिस की तरफ से हनीफ के एनकाउंटर करने का फैसला किया जाता है, मगर तभी एक कॉल आती है और कहानी 12 घंटे पीछे जाती है। एटीएस चीफ एस दीवान सनी देओल को शहर में एक बड़ी खेप में HMS विस्फोटक लगाए जाने की खबर मिलती है। वह अपनी टीम हुस्ना यानी इश्ता दत्त और रोहित यानी रणबीर शर्मा के साथ तफ्तीश में जुट जाता है। तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि हनीफ के शरीर पर लगे हुए बम के तार 24 अलग तारों से जुड़े हुए हैं। इन सभी बमों की कमांड आतंकवादी मकसूद यानी जमील खान जिहाद और जन्नत के नाम पर उनका इस्तेमाल करके शहर में 25 धमाके करके आतंक का राज कायम करना चाहता है। हनीफ किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। क्या वह उन 25 धमाकों के भयानक काम को अंजाम दे पाता है? युवा हनीफ आत्मघाती बम क्यों बना? इस सवालों का जवाब फिल्म में मिलेगा। चलिए बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने फिल्म की कहानी की शुरुआत काफ़ी मज़ेदार तरीके से की है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है फिल्म बिखरने लगती है। इंटरवल से पहले फिल्म से आप बंधे रहते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म उबाने लगती है। जो हाथ पर आधारित फिल्में पहले भी बनी हैं। इस फिल्म के निर्देशक और फिल्म की कहानी लिखने वाले राइटर कुछ खास फिल्म को एंगल नहीं दे पाए हैं। फिल्म के अंत में ट्विस्ट लाकर थोड़ा फिल्म को संभाला गया, लेकिन एक्शन के तगड़े डोज के बाद अक्षय कुमार और करण कपाड़िया का प्रमोशनल गाना अली अली को फिल्म का मजाक उड़ाने के लिए डाल दिया गया। चलिए बात करते हैं कलाकारों की। इस फिल्म में करण कपाड़िया ने अपने भरपूर एक्शन के साथ एंट्री मारी है। करण कपाड़िया ने एक्शन तो ठीक ठाक कर लिया, लेकिन एक्सप्रेशन के मामले में चूक गए हैं। एक्टिंग के मामले में कच्चे नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी फिल्म में करण के चेहरे के भाव एक जैसे ही हैं। सनी देओल ने अपने एक्शन इमोशन रोल के साथ फिल्म में न्याय किया है। रणबीर शर्मा ने एटीएस ऑफिसर की भूमिका में अच्छा काम किया है। हुस्ना के रूप में इश्ता दत्त के पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था। आतंकी सरगना मकसूद के रूप में जमील खान ने चरित्र के मुताबिक काम किया है।
किसी भी थ्रिलर फिल्म को दिलचस्प बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तेज तर्रार कहानी, हैरत में डाल देने वाला सस्पेंस, साथ ही सदी हुई एक्टिंग और निर्देशन किसी भी थ्रिलर फिल्म को क्लासिक का दर्जा दिला सकती है। लेकिन सनी देओल के करण कपाड़िया की फिल्म ब्लैक कई मायनों में चूक जाती है। ब्लैक शुक्रवार को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से डिम्पल कपाड़िया के भांजे करण कपाड़िया ने डेब्यू किया था। ब्लैक की कहानी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर सिद्धू दीवान यानी सनी देओल की है, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेड है। वो अपनी ड्यूटी को लेकर इतना वफादार है कि वह इस मामले में किसी को नहीं बख्शता, चाहे उसका परिवार ही क्यों न हो। दीवान को एक बेहद अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। जब एक जख्मी शख्स करण कपाड़िया बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचता है। इस शख्स की छाती पर बम लगा है, उसकी धड़कन पर बम की टाइमिंग सेट की गई है। सिद्धू को समझ आ जाता है कि अगर एक शख्स का दिल धड़कना बंद हुआ तो बम फट जाएगा। मुंबई शहर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और परेशानी भरी स्थिति ये भी है कि ये करण जो आतंकी है अपनी याददाश्त खो चुका है और उसे नहीं पता कि वो एक आतंकवादी है या नहीं। हालांकि खतरा केवल यही तक सीमित नहीं है। एटीएस को एहसास होता है कि मुंबई शहर को बर्बादी से पहले बचाना होगा। सनी देओल अपने 90 के दशक के हीरो वाले अंदाज में आतंकवाद पर काबू करने के लिए निकल पड़ते हैं और कई आतंकवादियों की राइफल के सामने सनी की छोटी सी रिवॉल्वर भारी पड़ती है। सनी देओल यूँ तो कुछ सीन में प्रभावित करते हैं, लेकिन कई सीन में वह जमते नहीं हैं। फिल्म के मेकर्स कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि अब बॉलीवुड में 20 साल पुराना दौर नहीं रह गया और फिल्मों में मेलोड्रामा की जगह लोग रियलिज्म को लेकर सतर्क हो गए हैं। डिम्पल कपाड़िया के कजन करण कपाड़िया बॉलीवुड में अपनी पहली परफॉर्मेंस से प्रभावित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में जब प्लॉट बदलता है तो कहानी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती है और ऐसा सिर्फ करण के परफॉर्मेंस की वजह से ही संभव हो पाता है। दुर्भाग्य से करण कपाड़िया का परफॉर्मेंस एक बेहद कंफ्यूजन कहानी के नीचे दब जाती है। इसके अलावा फिल्म में इर्षिता दत्त ने भी एक्टिंग की है, लेकिन वो पूरी तरह से वेस्ट नजर आते हैं। ब्लैक एक अच्छी थ्रिलर फिल्म हो सकती थी, मगर स्क्रिप्ट की कमियों और अति उत्साहित सनी देओल इस फिल्म की कहीं ना कहीं लय बिगाड़ देते हैं। चालबाज 1989 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। राजेश मजूमदार और कमलेश पांडे द्वारा लिखित पटकथा को पंकज पराथर द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म में श्रीदेवी मुख्य भूमिकाओं में हैं। रजनीकांत, सनी देओल, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, रोहिणी और अनु कपूर सहायक भूमिकाओं में हैं। काफी हद तक 1972 की फिल्म सीता और गीता पर आधारित यह फिल्म जन्म के समय बिछड़ी जुड़वा दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। जुड़वा बहनों के रूप में जन्मी अंजू और मंजू दोनों का रोल श्रीदेवी निभा रही हैं। अपने मानसिक रूप से विकलांग नानी यानी अरोड़ा ईरानी के कारण जन्म से तुरंत बाद अलग हो जाती हैं। अंजू अपने चाचा त्रिभुवन यानी अनुपम खेर और चाची अम्बा यानी रोहिणी हट्टंगड़ी के पास पहुंच जाती हैं, जबकि मंजू को जुग्गी बस्ती में पाला जाता है। उनके माता पिता त्रिभुवन द्वारा एक कार घटना में मारे गए। हालांकि अपनी वसीयत में वो घोषणा करते हैं कि जुड़वा बेटियों के 21 साल की हो जाने के बाद उनकी बेटियां उनकी संपत्ति को प्राप्त कर लेगी। त्रिभुवन और अम्बा ने इसी कारण अंजू को आसानी से भयभीत होने वाली लड़की के रूप में पाला। उसे केवल इसलिए जीवित रखा जा रहा है ताकि वह संपत्ति उनके नाम कर सके। घर का नौकर दद्दू यानी अनु कपूर, अंजू का छोटा भाई राजा यानी अफ्ताब, शिव देसानी और एक पालतू कुत्ता उसकी दुर्दशा से सहानुभूति रखते हैं। दूसरी ओर मंजू दग्गी में पली बड़ी है। वह अपने पड़ोसी और टैक्सी ड्राइवर चक्कू यानी रजनीकांत के साथ बचपन की दोस्त है। एक दिन मंजू विश्वनाथ यानी सईद जफारी के बेटे सूरज यानी सनी देओल से मिलती है। सूरज जल्द ही उसे पसंद करने लगता है। सूरज जब विश्वनाथ को मंजू की तस्वीर दिखाता है तो वह शादी के लिए सहमत हो जाता है। उन्हें लगता है कि वह अंजू है। जब वे अपने प्रस्ताव के साथ त्रिभुवन के घर जाते हैं तो अंजू सूरज को पहचान नहीं पाती और उसे एक दौरा पड़ता है अम्बा द्वारा उसे दिए गए इंजेक्शन के कारण। त्रिभुवन और अम्बा अंजू की शादी अम्बा के भाई बटुकनाथ लल्लन प्रसाद मालपनी और बलमा यानी शक्ति कपूर से करवाना चाहते हैं। वह बलमा को अपने साथ रहने के लिए कहते हैं, जो जल्द ही अंजू को परेशान करना शुरू कर देता है। अब अंजू घर से भाग जाती है, तब उसे अजनबियों द्वारा परेशान किया जाता है जब तक कि उसे सूरज द्वारा बचाया नहीं जाता। उसी दिन मंजू का जग्गू से झगड़ा हो जाता है और वह अपने रास्ते निकल पड़ती है। जबकि दोनों कभी नहीं मिली, वह स्थानों का आदान प्रदान कर लेते हैं अनजाने में। इस प्रकार घायल सूरज को मंजू द्वारा अंजू के घर लाया जाता है, जबकि अंजू मंजू की झुग्गी में पहुंच जाते हैं।
मंजू आसानी से त्रिभुवन, अपमा और बलमा पर नियंत्रण कर लेती है। इसी बीच अंजू जग्गू के करीब होने लगती है, जो बदले में नई मंजू को पसंद करने लगता है। वह उसे शादी का प्रस्ताव देता है, जिसे वह मान लेती है। सूरज अंजू को जग्गू के साथ देखता है और सोचता है कि मंजू उसे धोखा दे रही है और उसके साथ रिश्ता तोड़ देता है। दोनों बहनें अपने दिन आराम से काट रही होती हैं, लेकिन एक दिन बलमा अंजू को मंजू के घर पर देख लेता है और यह जान जाता है कि उसके घर में उसकी जुड़वा बहन मंजू है। वह एक योजना तैयार करता है और अंजू का अपहरण कर लेता है। वह उसे अलीबाग स्थित बंगले में ले जाता है। जग्गू के रास्ते में से एक बलमा को त्रिभुवन से फोन कर बात करते हुए देख लेता है और मंजू जग्गू और सूरज को सूचित करता है। वह लोग अंत में समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। वे उस बंगले में पहुंचते हैं जहाँ त्रिभुवन अंजू को जहर पीने के लिए मजबूर करता है और उनके नानी भी बंदी होती है। मंजू, जग्गू और सूरज त्रिभुवन के गुंडों से लड़ते हैं और अंजू को बचाते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वह बच जाती है। अंत में जग्गू अंजू से शादी कर लेती है और सूरज मंजू के साथ हो जाती है और वे खुशी से रहते हैं। दोनों के जुड़वा बच्चे होते हैं। इसमें सनी देओल सूरज का रोल निभा रहे हैं, श्रीदेवी अंजू और मंजू दास का रोल निभा रही हैं, रजनीकांत जग्गू का रोल निभा रहे हैं, अनुपम खेर त्रिभुवन दास का रोल निभा रहे हैं, शक्ति कपूर, बतुकनाथ लल्लन, मालपानी और बलमा का रोल निभा रहे हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे, सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था ना जाने कहां से, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार ने। दूसरा सॉन्ग था नाम तेरा प्रेम कली, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। तीसरा सॉन्ग था गड़बड़ होगी, जिसे गाया था अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और जाली मुखर्जी ने। चौथा सॉन्ग था ओ भूत राजा, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले और जानी लीवर ने। पांचवा सॉन्ग था तेरा बीमार मेरा दिल, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने। छठा सॉन्ग था डांस संगीत, जो कि वाद्य रचना में था, और सातवां सॉन्ग था तांडव संगीत, वो भी वाद्य रचना में था। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो श्रीदेवी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया था। फिरोज खान को न जाने कहां से सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन पुरस्कार दिया गया था। कविता कृष्णमूर्ति को न जाने कहां से के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायिका पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। त्रिदेव 1989 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन रोमांचकारी फिल्म है। राजीव राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म को गुलशन राय द्वारा निर्मित किया गया है। नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, जयकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम प्रमुख भूमिकाओं में है। फिल्म सुपरहिट रही थी, इसका संगीत भी लोकप्रिय रहा था। इस मूवी में संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह ने। यह मूवी भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। करण सक्सेना एक पुलिस अधिकारी है जो अपने पिता के साथ रहता है, जो पेशे से एक न्यायाधीश है। उसकी आयुध की बेटी दिव्या माथुर से शादी होनी तय है। वह भुजंग और भैरव सिंह की अध्यक्षता में एक कुख्यात आपराधिक गिरोह का पता लगाता है। ऐसे करण को आपराधिक मामलों में फंसा दिया जाता है। मामले का अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और पर्याप्त साक्ष्य की कमी के कारण करण दोषी साबित हो जाता है। उसी दिन उसके पिता ने खुद को लटकाकर आत्महत्या कर ली और उसे मधुरपुर नामक एक दूरस्थ इलाके में अपनी सजा के लिए स्थानांतरित किया गया। करण एक गिरोह त्रिदेव बनाता है, जिसमें जय सिंह नामक एक गांव डकैत है जिसके पिता को भुजंग ने मार दिया था, और आयुक्त का बेटा रवि माथुर जिसके बहन का भुजंग ने अपहरण कर लिया है। ये तीन पुरुष भुजंग और उसके गिरोह के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाते हैं। भुजंग के खिलाफ प्रतिशोध के हिस्से के रूप में वे अपने सामान के साथ अपने पहनने वाले घर को नष्ट कर देते हैं, बैंक चोरी को असफल कर देते हैं और खुले तौर पर उन्हें चुनौती देते हैं। अब ये पुरुष पुलिस के हस्तक्षेप बिना भुजंग के पूरे गिरोह को नष्ट करते हैं। इसमें सनी देओल इंस्पेक्टर करण सक्सेना के रूप में है, नसीरुद्दीन शाह जयसिंह के रूप में है और जयकी श्रॉफ रवि माथुर के रूप में है, माधुरी दीक्षित दिव्या माथुर के रूप में है। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत कल्याण जी, आनंद जी और बिजू शाह द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मैं तेरी मोहब्बत में, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। दूसरा सॉन्ग था तिरछी टोपी वाले, जिसे गाया था सपना मुखर्जी, अमित कुमार ने। तीसरा सॉन्ग था गली गली में, जिसे गाया था अलका याग्निक और मनहर उदास ने। चौथा सॉन्ग था गजर ने किया है इशारा, जिसे गाया था अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी ने। पांचवा सॉन्ग था रात भर जाम से, जिसे गाया था अली सचिनाय ने। छठा सॉन्ग था तिरछी टोपी वाले, जिसे गाया था अमित कुमार, सपना मुखर्जी ने। सातवां सॉन्ग था मैं तेरी मोहब्बत में, जिसे गाया था साधना सरगम ने। आठवां सॉन्ग था त्रिदेव, जिसे गाया था नसीरुद्दीन शाह ने। नौवां सॉन्ग था उआ उआ, जिसे गाया था अमित कुमार, उदित नारायण, जाली मुखर्जी ने। 10वां सॉन्ग था त्रिदेव 2, जिसे गाया था नसीरुद्दीन शाह ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार 1990 में सपना मुखर्जी को तिरछी टोपी वाले गाने के लिए दिया गया था।
फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार अलीशा चिनाय को रात भर जाम से गाने के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार अमित कुमार को तिरछी टोपी वाले के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार कल्याण जी आनंद सिंह और विजय शाह को नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार अमरीश पुरी को नॉमिनेट किया गया था। 1989 में आई फिल्म त्रिदेव के बारे में घिसी पिटी स्टोरी लाइन पर बनने के बावजूद यह फिल्म स्टार कास्ट से लेकर एक्शन सीक्वेंस और म्यूजिक के मामले में ऐतिहासिक मानी जाती है। ऐतिहासिक इन द सेंस की त्रिदेव ने अपनी तरह की फिल्मों की ओर देखने का लोगों का नजरिया बदल दिया। रेगुलर होते हुए भी रेगुलर से हटकर इसका क्रेडिट जाता है राजीव राय और विजय शाह की जोड़ी को, जिन्होंने आगे हमें विश्वात्मा, मोहरा और गुप्त जैसी फिल्में दी। लेकिन आज बात 7 जुलाई 1989 को रिलीज होने वाली फिल्म त्रिदेव की है। जानी मेरा नाम, दीवार और त्रिशूल जैसी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे राजीव फिल्म बनाना चाहते थे। 1985 में राजीव ने अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और टीना मुनिम को लीड रोल्स में लेकर युद्ध नाम की फिल्म से अपना डेब्यू किया था। फिल्म नहीं चली। राजीव अगली फिल्म की तैयारी में लग गए। वो 3 हीरोइंस वाली स्लिक एक्शन थ्रिलर बनाना चाहते थे। अपनी फिल्म में उन्होंने सनी देओल और जैकी श्रॉफ को तो कास्ट कर लिया, लेकिन तीसरा एक्टर तलाशने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। इंडस्ट्री के तमाम नाम गिनाए जाते हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में राजीव नसीरुद्दीन शाह के पास पहुंचे। नसीर तब कमर्शियल फिल्म में ज्यादा एक्टिव नहीं थे। हालांकि उन्होंने कर्मा समेत इक्का दुक्का मसाला फिल्में कर रखी थी। जब राजीव उनके पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो किसी कैरेक्टर रोल में उन्हें कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऑफर सुनकर नसीर चौंके, क्योंकि ये सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ पैरेलल लीड रोल था। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में नसीर बताते हैं कि उन्हें पक्का भरोसा था कि यह फिल्म बुरी पिटेगी, लेकिन इसने सफल होकर उन्हें सरप्राइज कर दिया। वह भले ही इस फिल्म के लिए राजीव का आभार जताते रहे हों, लेकिन त्रिदेव ने उनका करियर अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन वो इस बात के लिए कभी इनकार नहीं कर सकते कि त्रिदेव एक अच्छी फिल्म नहीं थी। कई इंटरव्यू में नसीर ये भी कहते हुए सुने गए कि वो राजीव राय की फिल्म सिर्फ पैसे के लिए करते थे। त्रिदेव में सनी देओल के अपोजिट पहली बार माधुरी दीक्षित को कास्ट किया गया था। हालांकि तब माधुरी इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन उनके मैनेजर रिकू राजेश नाथ हर संभव उन्हें बिग लीग में पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो माधुरी को बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के लिए प्रोड्यूसर्स के आपसों के चक्कर काट रहे थे। जब राजीव ने माधुरी को त्रिदेव के लिए साइन किया, तब तक दयावान के अलावा माधुरी की कोई और बड़ी फिल्म से रिलीज नहीं हुई थी। फिरोज खान डायरेक्शन दयावान मणिरत्नम की गैंगस्टर फिल्म नायकन का रीमेक थी, लेकिन हिंदी मीडिया में ये चर्चा का विषय यूँ थी कि फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच एक किसिंग सीन था। दयावान के 2 महीनों बाद माधुरी की तेजाब रिलीज हुई थी। फिल्म में उनका एक गाना 1 2 3 मार्केट से खूब चल रहा था। इन्हीं दिनों राजीव अपनी फिल्म का एक गाना शूट कर रहे थे, जिसमें संगीता, बिजलानी, सोनम और माधुरी को नजर आना था। सोनम पिछले साल भर में सदियों फिल्में कर चुकी थी और लोग उन्हें पहचानने लगे थे। कहने का मतलब फिल्में भले ही उनकी हिट ना हो रही हों, लेकिन तब भी वो माधुरी से बड़ी स्टार थी। नजर ने किया है इशारा गाने की शूटिंग चल रही थी। आमतौर पर सबसे बड़े कास्ट को सेंसर स्टेज यानी स्टेज के सबसे मुख्य हिस्से में रखा जाता है। ओए ओए के शुरुआती कुछ हिस्सों में जहां सोनम नजर आती हैं, लेकिन 1 2 3 रिलीज होने के बाद खेल बदल गया। गाने की शूटिंग के बीचों बीच प्रोड्यूसर के कहने पर सोनम को साइड कर माधुरी को बीच में लाया गया। त्रिदेव की शूटिंग के दौरान सोनम और राजीव के बीच कुछ चल रहा था। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। कहा गया सोनम के करीब होने की वजह से त्रिदेव में सोनम को काफी 2 हीरोइन के ऊपर तरजील मिल रही है। फिल्म में उनका फुटेज भी संगीता और माधुरी से ज्यादा है और ओए ओए गाने के सेंटर स्टेज वाला किस्सा तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं। 1991 में यानी त्रिदेव के रिलीज के 2 साल बाद राजीव और सोनम ने शादी कर ली। इसके बाद डायरेक्टर और हीरोइंस की इस जोड़ी ने विश्वात्मा जैसे फिल्म में साथ काम किया। 1997 में गुप्त के रिलीज के बाद राजीव पर अबू सलेम गैंग के लोगों ने हमला कर दिया। उन पर गोलियां चलाई गई, लेकिन वहां वो अपने बॉडीगार्ड के साथ किसी तरह बचकर निकल गए। इस घटना के बाद राजीव ने अपनी पत्नी सोनम के साथ इंडिया छोड़ दिया, लेकिन इस घटना के 4 साल बाद यानी 2001 से दोनों सोनम और राजीव अलग अलग रहने लगे। अगले 15 साल तक दोनों ने अपनी शादी यूं ही बचा कर रखी, क्योंकि वे अपने बेटे के 18 साल होने का इंतजार कर रहे थे। 2016 में उन्होंने तलाक के लिए अप्लाई किया और अगले साल ऑफिशियली अलग हो गए। शादी से बाहर आने के बाद सोनम ने अपने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड मुरली से शादी कर ली। त्रिदेव की सफलता का एक सिरा उनकी
म्यूजिक तक भी जाता है। त्रिदेव एल्बम नजर ने किया इशारा, ओए ओए गली गली में फिरता है और मैं तेरी मोहब्बत में जैसे गाने से लहज था, एकदम फ्लॉप प्रूफ। हालांकि इस एल्बम को लेकर विवाद भी कई हुए थे। कहा गया कि फिल्म के गाने कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने बनाए, लेकिन इसका क्रेडिट कल्याण जी के बेटे बिशु शाह को दिया गया। हालांकि फिल्म के क्रेडिट प्लेट में बिशु शाह को सिर्फ म्यूजिक कंडक्टर का क्रेडिट दिया गया था। फिल्म का म्यूजिक विवाद इतना बड़ा हो गया कि बिशु शाह को अपने इंटरव्यूज में इसके पीछे की पूरी कहानी बतानी पड़ी। बिशु शाह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि त्रिदेव के म्यूजिक का पूरा काम उन्होंने खुद किया था, लेकिन फिल्म में नाम कल्याण जी आनंद जी का इस्तेमाल हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर छोड़ी प्रोड्यूसर गुलशन राय के साथ कंटेस्ट में बंधी हुई थी। त्रिदेव के म्यूजिक के साथ दोनों चीजें हुई। फिल्म के तकरीबन हर गाने की धुन पर चोरी के आरोप लगे। दोस्तों, वैसे तो विश्वात्मा मूवी को हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे हमें यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ये मूवी अभी भी पैसे लेकर दिखाई जा रही है। दोस्तों, मूवी बहुत अच्छी थी, आप इसे जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले आप इसे पैसा देकर खरीद ले, आइए जानते हैं मूवी कितनी अच्छी है और कितनी खराब। दोस्तों, विश्वात्मा मूवी 1992 में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया है। इसमें स्टारिंग है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और चकी पांडे, सोनम एंड दिव्या भारती। ये सारे के सारे मंझे हुए कलाकार हैं। दोस्तों, इसका म्यूजिक भी सक्सेसफुल रहा था और यह मूवी भी हिट हुई थी। इसमें म्यूजिक दिया था बिशु शाह ने। यह मूवी 24 जनवरी 1992 को रिलीज हुई थी। यह मूवी 181 मिनट की है जो कि लगभग 3 घंटे की मूवी है। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। दोस्तों, इस मूवी में प्रभास सिंह यानी सनी देओल एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता है और इस वजह से उसके पिता लगातार उसके साथ लॉक हेड्स में रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास करते हैं और अपने देश में रक्तपात आंशिक का विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड अजगर जुर्रत यानी अमरीश पुरी को पकड़ने के लिए मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में कैन्या में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। जब प्रभात एक मुठभेड़ में अजगर के भाई को मार देता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। एक नाराज अजगर ने प्रभात के युवा स्कूल जाने वाले भाई का अपहरण और हत्या कर देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो जाता है और उसके पिता ने उसे उसके भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया है और उसे अपने संकट को दिखाने के लिए प्रभात के पिता ने उसे परिवार से निकाल देता है। प्रभात अपने पिता के मना करने के बाद भारत के एक दूर के गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी श्री मदन उसके खिलाफ हो जाता है और उसे पुलिस ASP में बदल देने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से अजगर ने मदन भरद्वाज मंगल ढिल्लो को उसकी शादी की रात में मार डालता है। उसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार करता है जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया जिसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस प्रकार मदन का भाई आकाश भरद्वाज यानी चक्की पांडे अजगर से बदला लेने की कसम खाता है। बाद में अजगर केन्या भाग गया और अदालत में उसे आजमाने के लिए उसे वापस भारत लाना लगभग असंभव है। इसलिए पुलिस कमिश्नर दिलीप ताहिल प्रभात से संपर्क करने का फैसला करते हैं क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो असंभव को प्राप्त कर सकता है। स्थिति की आवश्यकता मदन की हत्या आदि को देखने के बाद प्रभात के पिता ने भी अपना मन बदल लिया और प्रभात की अवज्ञा के लिए माफी मांगने का फैसला करते हैं और संशोधन के लिए वह प्रभात को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अजगर को पकड़ने के लिए मिशन पर दोबारा से लौट आए। प्रभात मिशन पर जाने के लिए सहमत हो जाता है लेकिन जोर देता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो जाए, जिससे आकाश सहमत होता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और अगली फ्लाइट को कन्या ले जाते हैं। कन्या में मदन की भाभी रेणुका यानी सोनम को ढूंढते हैं जो उसी गुप्त मिशन पर भी है, इसलिए वह उन्हें अजगर के पास जाने में मदद करती है और उन्हें अपने ठिकाने पर कुछ और जानकारी प्रदान करती है। वह उन्हें बताती है कि यहाँ अजगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है। इसलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभात और आकाश एक ईमानदार पुलिस वाले सूर्य प्रताप यानी नसीरुद्दीन शाह की मदद से अजगर की तलाश करते हैं।
सूर्य पहले तो अजगर को सलाखों के पीछे डालने से हिचक रहा है, लेकिन फिर रेणुका ने अपनी पत्नी रहस्यमय आत्महत्या के पीछे की सच्चाई से सूर्य को अवगत कराती है। उसकी पत्नी ने अजगर के मूर्ख और विभत्स पुत्र के अलावा किसी और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। जब सूर्य को पता चलता है कि उसकी पत्नी की असामयिक और दुखद मौत के पीछे अजगर का कारण था, तो वह अजगर का सामना करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश ने सूर्य को बचाया और तीनों एक एक कर अजगर और उसकी टीम को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल होता है और रोमांस शुरू होता है। आकाश को अजगर की बेटी सोनिया यानी ज्योत्सना सिंह से प्यार हो जाता है और सूर्य रेणुका से प्यार करने लगता है और उसी समय पर जानकारी और आश्चर्यजनक मदद के लिए आभारी हो जाता है। प्रभात उस भारतीय लड़की से मिलता है जिसे वह भारत में अपने गृह नगर में मिला था, जिसने कन्या कुमुद यानी दिव्या भारती तक उसका पीछा किया था। उसे नाइट क्लब में प्रभात के लिए 7 समुंदर पार गीत गाया था। दोस्तों, इसमें 7 समुंदर पार गीत जो कि काफी हिट हुआ था और ये आज भी काफी हिट है। आज भी लोग इसे बहुत ज्यादा सुनते हैं। प्रभात आखिरकार अपने दोस्तों सूर्य और आकाश के पकड़े गए अपराधी अजगर के साथ भारत लौट आता है। जोड़े प्रभात कुसुम, सूर्य रेणुका और आकाश सोनिया अंत में एकजुट होकर खुशी मनाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की हुई कहानी है। इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस कहानी को जरूर समझे होंगे। फिलहाल अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो। बात करें प्रोडक्शन की, तो अपनी 1989 की फिल्म त्रिदेव की मेगा सफलता के बाद राजीव राय ने 3 मुख्य लीड के साथ एक और एक्शन थ्रिलर तैयार करने का फैसला किया और इस तरह विश्वात्मा की कल्पना की गई थी। राय ने स्थल परिवर्तन के लिए जाने का फैसला किया और केन्या में फिल्म के अधिकांश हिस्सों की योजना बनाई। वह त्रिदेव यानी सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ के रूप में एक ही पुरुष की भूमिका निभाना चाहते थे। हालांकि जैकी के बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ था और उनके ज्योतिष ने उन्हें 1 साल के लिए विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। इस प्रकार राय ने एक व्यक्तिगत मित्र सुनील शेट्टी को लॉन्च करने पर विचार करने के बाद श्रॉफ के बजाय चकी पांडे को लीड करने के लिए चुना था। राय ने त्रिदेव के कई कलाकारों का भी पुनः उपयोग किया, जिसमें मुख्य खलनायक के रूप में अमरीश पुरी और माध्यमिक खलनायक के रूप में राजा मुराद, दिलीप ताहिल, तेज इस्प्रो और दान धनोवा शामिल थे। एक मुख्य अंतर यह है कि जबकि भरत सक्सेना ने त्रिदेव में एक नकारात्मक भूमिका निभाई, इस फिल्म में केन्या पुलिस के सख्त लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनकी सकारात्मकता भूमिका थी। 7 समुंदर पार गीत उन दिनों नैरोबी के एक बहुत लोकप्रिय क्लब बबल्स डिस्केथो में फिल्माया गया था। क्लाइमेटिस का पीछा मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व के खुले मैदानों पर किया गया था। समुद्र तट के कई दृश्य अम्बासा के विभिन्न समुद्र तटों और समुद्र तट के होटलों में शूट किए गए थे। फिल्म अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों और शब्दों को भी शामिल करती है, जैसे कि जैम्बो, जमरीसाना और मिमिनी नुकवासना। अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों के शब्दों को शामिल करती है, जैसे कि जम्बो जिसका मतलब होता है हेलो, मंजूरी सना जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा और मिमी कुनवासना जिसका मतलब होता है मैं बहुत बड़ा महान हूँ। अगर बात करें इसके साउंड ट्रैक की, तो त्रिदेव के संगीत की सफलता के बाद सभी को उम्मीद थी कि बिजू शाह इस फिल्म के साथ जादू करेंगे। साउंड ट्रैक को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, 2 मिलियन यूनिट बेचकर और वर्ष का 7वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बना था। इसका सबसे लोकप्रिय गीत 7 समुंदर पार था, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और साधना सरगम द्वारा गाया गया था। गीत पेट शॉप बॉयज गीत हार्ट्स 1988 के एक नमूने का उपयोग करता है। 7 समुंदर पार 20 साल बाद भी रेडियो स्टेशन और डिस्को थे पर 7वां विषय को एंगना के एलुहास से कॉपी किया जाता है, जिसमें केवल महिला को बिजू शाह के इनपुट के रूप में गुनगुनाया जाता है। इसमें पार्श्व गायक अमित कुमार और कुमार सानू, नसीरुद्दीन शाह के लिए अलका याग्निक, ज्योत्सना सिंह के लिए और साधना सरगम दिव्या भारती के लिए, उदित नारायण चंगी पांडे के लिए, सपना मुखर्जी सोनम के लिए और मोहम्मद अजीज के लिए शुभकामनाएं हैं।
की फिल्म किक के लिए निर्माता साजिद नडियाडवाला ने गीत सात समुंदर के अधिकतर 1.5 करोड़ रुपए में खरीदे थे। उन्होंने अपनी दिवंगत पंजाब की चनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई सोहनी। कुमार की बेटी सोहनी की खूबसूरती की क्या बात थी। उसका नाम भी सोहनी था और रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे जाकर महिवाल कहलाया। इन दोनों के इश्क के किस्से पंजाब ही नहीं सारी दुनिया में मशहूर हैं। घुमक्कड़ इज्जत बेग ने पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह लाहौर चला गया। वहाँ भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह गुजरात में एक जगह रुककर तुला के बर्तन देखने गया, लेकिन उसकी बेटी सोहनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। सोहनी के इश्क में गिरफ्तार इज्जत बेग ने उसी के घर में जानवर चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंसों को माफिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहिवाल कहलाने लगा। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहिवाल कहलाने लगा। माहिवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की माँ को यह बात पता चली तो वह उसने सोहनी को फटकारा। जब सोहनी की माँ को यह बात पता चली तो उसने सोहनी को फटकारा। तब सोहनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी महिवाल भैंस चराने वाला बना। उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसे महिवाल नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सोहनी की माँ ने महिवाल को अपने घर से निकाल दिया। महिवाल जंगल में जाकर सोहनी का नाम ले लेकर रोने लगा। उधर सोहनी भी महिवाल के इश्क में दीवानी थी। उसकी शादी किसी और से कर दी गई, लेकिन सोहनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर माहिवाल ने अपने खूने दिल से लिखा खत सोहनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोहनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर महिवाल ने साधु का भेष बनाया और सोहनी से जा मिला। दोनों की मुलाकात होने लगी। सोहनी मिट्टी के घड़े से तैरती हुई चनाब के एक किनारे से दूसरे किनारे आती है और दोनों घंटों प्रेम मग्न होकर बैठे रहते हैं। इसकी भनक जब सोहनी की भाभी को लगी तो उसने सोहनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी को पता चल गया कि उसका घड़ा बदल गया है, फिर भी वह अपने प्रियजन से मिलने की झलक में वह कच्चा घड़ा लेकर चनाब में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा टूट गया और वह पानी में डूब गई। दूसरे किनारे पर पैर लटकाए महिवाल सोहनी का इंतजार कर रहा था। जब सोहनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया, उसकी प्रियतमा की ऐसी हालत देखकर महिवाल पागल हो गया। उसने सोहनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चनाब के लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला तो उन्होंने अपने जाल में सोहनी महिवाल के अवध जिस्म मिले, जो मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनाया, जिसे मुसलमान मजार और हिंदू समाधि कहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज सोहनी और महिवाल भले ही हमारे बीच ना हों, लेकिन जिंदा है उनकी अमर मोहब्बत। कहानी की हीरोइन सोहनी नाखुशी से उस इंसान से शादी कर लेती है जिसे वह नहीं चाहती थी। इसलिए वह हर रात मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पर तैरती है, जहां उसका प्रिय भैंसों के झुंड को चरा रहा था। लेकिन एक रात उसकी भाभी ने मिट्टी कर बर्तन को पानी में घुलने वाले बर्तन में बदल दिया, और जब सोहनी उस रात तैरने गई तब वह बर्तन पानी में घुल गया और महिवाल उसमें डूबकर मर गई। यह कहानी हमें साहस जो रिसालों और सिंध की मुख्य 7 प्रसिद्ध दुखद प्रेम कहानियों में भी शामिल है। 18वीं शताब्दी में मुगल के बाद का समय एक सुंदर कन्या सोहनी का जन्म तुल्ला नाम के कुम्हार के घर हुआ। वह कुम्हार जाति के थे और गुजरात पंजाब में रहते थे। उस समय गुजरात की चिनाब नदी बखरा और दिल्ली के व्यापारी रास्ते के बीच में आ जाती थी, जहां मुसाफिरों का कारवां रुकता था। जैसे जैसे मिट्टी के घड़े उनके पास आते थे, वैसे वैसे सोहनी उन पर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ निकालती थी और उन्हें बेचने के लिए तैयार रहती थी। बुखरा उज्बेकिस्तान एक समृद्ध और अमीर व्यापारी शहजादा इज्जत बेग व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था और गुजरात वर्तमान पाकिस्तान में रुका था, जहां पर उसने सोहनी को एक दुकान में देखा और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद केवल सोहनी की एक झलक पाने के लिए वह रोज सोहनी द्वारा सजाए गए मटके खरीदने आया करता था। सोहनी का दिल भी इज्जत बेग पर आ गया था। अपने कारवा के साथ बुखारा वापस जाने की बजाय इज्जत बेग ने तुल्ला के ही घर में नौकर बनकर काम करने की ठान ली। बल्कि इज्जत बेग तुल्ला की भैंसों को चराने के लिए भी जाया करता था और तभी से कुछ समय बाद वह महिवाल के नाम से जाना जाने लगा।
सोहनी और महिवाल का प्यार भी कुम्हार समुदायों में खलबली का कारण बना था। उस समय कुम्हार समाज के लोग या नहीं चाहते थे कि उनके समाज की बेटी किसी दूसरे समाज के लड़के से विवाह करे, इसलिए उसके माता पिता ने तुरंत सोहनी का विवाह एक दूसरे कुम्हार के साथ तय कर दिया था। बारात के दिन जब कुम्हार घर पर आया था, सोहनी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी और डोली में बिठाकर सोहनी को अपने पति के घर भेजा गया था। इसके बाद इज्जत बैग ने अपनी पहचान बदल ली थी और एक फकीर की तरह रहने लगा था। अचानक वह सोहनी के नए घर के पास चेनाब नदी के पास ही छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा था। अंधेरी रात में जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब ये दोनों प्रेमी नदी के किनारे एक दूसरे से मिलते थे। इज्जत नदी के किनारे सोहनी से मिलने आया करता था और सोहनी मिट्टी के बर्तन की सहायता से तैरकर नदी किनारे पहुंचती थी। इज्जत रोज मछलियां पकड़ता था और सोहनी के लिए लाया करता था। एक समय की बात है, कहा जाता है कि एक बार ज्यादा लहरों की वजह से इज्जत बैग मछली को पकड़ने में असफल रहा था। तब महिवाल ने अपनी जांघ का ही एक टुकड़ा काटकर उसे भुना दिया था। सोहनी को पहले इस बारे में जरा भी पता नहीं था, इसलिए फिर सोहनी ने इज्जत को बताया कि आज मछली के स्वाद में जरा फर्क लग रहा है। और जब सोहनी ने अपना एक हाथ उसके पैर पर रखा, तब सोहनी को एहसास हुआ कि महिवाल ने उसके लिए अपनी जांघ पर घाव मारा है और यह बात उन दोनों के प्यार की गहराई को दर्शाती है। इस प्रकार उसकी परम कहानी के चर्चे जगह जगह फैलते गए थे। एक दिन सोहनी की भाभी ने उसका पीछा किया और उस जगह छुप गई जहां सोहनी अपना पानी पर तैरने वाला बर्तन रखती थी। सोहनी को ऐसा करते हुए देखते ही उसने सोहनी की सासू जी को यह बात बताई और दोनों ने मिलकर यह बात महिवाल को बताने की बजाय खुद ही इस बात पर निर्णय लेने की ठानी। अगले दिन सोहनी की भाभी ने तैरने वाले मिट्टी के बर्तन को बदलकर वहां डूबने वाला बर्तन रख दिया। उस रात जब सोहनी मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, तब वह बर्तन उस रात पानी में घुल गया और इस वजह से सोहनी पानी में डूब गई। नदी की दूसरी तरफ से महिवाल ने सोहनी को डूबता हुआ देखा और सोहनी को बचाने के लिए महिवाल भी पानी में कूद गए थे और इस तरह से दोनों प्रेमी एक साथ मौत में मिल गए। इस कहानी का थोड़ा सा अलग रूप हमें इसके सिंध वर्जन में देखने को मिलता है, जहां माना गया है कि सोहनी जाट समुदाय से रिश्ता रखती थी और इंडस नदी के पश्चिमी तट पर रहती थी। कहा जाता है कि सोहनी और मेहर के प्यार की शुरुआत तब हुई थी जब वह एक विवाह समारोह में मेहर ने सोहनी को दूध पिलाया था। जानकारों के अनुसार पाकिस्तान के हैदराबाद से 75 किलोमीटर दूर सिंध के शहदपुर में इंडस नदी के किनारे से सोहनी और महिवाल के शवों को निकाला गया था और बाद में सोहनी की कब्र को सदयपुर में शाहपुर चाकर रोड पर बनवाया गया था, जिसे लाखों प्रेमी युगल हर साल देखने के लिए आते हैं। सोहनी महिवाल की प्रसिद्ध प्रेम कहानी को फजल शाह सैयद ने पंजाबी कविता बनाकर भी समझने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने हीर रांझा लैला मजनू और दूसरे प्रसिद्ध प्रेमी युगलों पर भी कविताएं बनाई है। सोहनी महिवाल की तर्ज पर वर्तमान में बहुत से गाने भी बने हैं, जिनमें पठानी खान का प्रसिद्ध गाना सोहनी गहरे नू मेनू यार मिला गदैया भी शामिल है। इसके बाद आलम लोहार ने अपने गानों के माध्यम से सोहनी महिवाल की प्रेम कथा को बताया और वह ऐसे पहले गायक भी बने जिन्होंने गानों के माध्यम से उसकी प्रेम कहानी को लोगों के सामने रखा। पाकिस्तानी पॉप बैंड नूरी का गाना दोबारा फिर से असल में सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी पर ही आधारित है। प्रसिद्ध आर्टिस्ट शोभा सिंह द्वारा सोहनी महिवाल की बहुत सी तस्वीरें, पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। पंजाब राज्य में हमें सोहनी महिवाल की कहानियों के फोक वर्जन भी दिखाई देते हैं। 4 हिंदी फिल्म वर्जन जिनका नाम सोहनी महिवाल की कहानी के आधार पर रखा गया है। 1933 में गौहर नरकटी, मास्टर चेनार शिवरानी और मास्टर क्रांत। बॉलीवुड के दस्तूर के मुताबिक अगर किसी नए चेहरे को लॉन्च करना होता है तो या तो उसे लव स्टोरी के साथ परोसा जाता है अथवा एक्शन हीरो के रूप में। जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भतीजे और उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे करण कपाड़िया को इंट्रोड्यूस करने वाली फिल्म ब्लैंक में परंपरा के अनुसार एक्शन हीरो के रूप में पेश किया गया है। निर्देशक बेहजादा खम्बाटा ने अपनी इस फिल्म में सनी देओल जैसे बड़े अभिनेता, रणबीर शर्मा और इस्ता दत्त जैसे यंग टैलेंट को लेकर एक ठीक ठाक फिल्म तो बना ली, मगर यदि स्क्रिप्ट दमदार होती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। करण कपाड़िया शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों को मोबाइल पर निर्देश दे रहा है, मगर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे जब अस्पताल में लाया जाता है तो राज खुलता है कि वह एक सुसाइड बम्बर है। हनीफ के एनकाउंटर का फैसला किया जाता है, मगर तभी यह कॉल आती है और कहानी 12 घंटे पीछे जाती है।
एटीएस चीफ SS दीवान यानी सनी देओल को शहर में एक बहुत बड़ी खेप में HMX विस्फोटक लाए जाने की खबर मिलती है। वह अपनी टीम हुस्ना यानी इश्ता दत्त और रोहित यानी रणबीर शर्मा के साथ तफ्तीश में जुट जाता है। जांच पड़ताल से पता चलता है कि हनीफ के शरीर पर लगे हुए बम के तार अन्य 24 लोगों के बम से जुड़े हैं और आतंकवादी मकसूद यानी जमील खान जिहाद और जन्नत के नाम पर उसका इस्तेमाल करके शहर में 25 धमाके करके आतंक का राज कायम करना चाहता है। हनीफ किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। क्या वह उन 25 धमाकों के भयानक काम को अंजाम दे पाता है? युवा हनीफ आत्मघाती बम क्यों बना? इस सवालों के जवाब फिल्म में मिलेगा। निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने कहानी की शुरुआत बहुत दिलचस्प ढंग से की, जहां मध्यांतर तक उत्सुकता बनी रहती है कि हनीफ की असलियत क्या है। आतंकियों के तार ढूंढने का ट्रीटमेंट दर्शकों को बांधे रखता है, मगर सेकंड हाफ में आकर कहानी बिखर जाती है। जिहाद जैसे विषय पर पहले भी कई फिल्में बना चुकी हैं, यही वजह है कि निर्देशक इसे खास नहीं बना पाए। हालांकि अंत का ट्विस्ट और सस्पेंस दर्शकों को चौंकाता है, मगर एक्शन के तगड़े डोज के बाद अक्षय कुमार और करण कपाड़िया का प्रमोशनल सॉन्ग अली अली बहुत फनी लगता है। अभिनय की बात करें तो एटीएस चीफ के रूप में सनी देओल ने अपनी एज प्ले की है और एक्शन इमोशन के साथ उन्होंने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। नए चेहरे करण कपाड़िया एक्शन के मामले में चतुर और चपल साबित हुए हैं, मगर एक्सप्रेशन के मामले में चूक गए हैं। पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर एक ही भाव रहता है। रणबीर शर्मा ने एटीएस ऑफिसर की भूमिका में अच्छा काम किया है। हुस्ना के रूप में इश्ता देओल के पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था। आतंकी सरगना मकसूद के रूप में जमील खान ने चरित्र के मुताबिक काम किया है। संगीत पक्ष भी कोई कमाल का नहीं दिख पाया है। सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं। बॉलीवुड में अधिकतर नए चेहरे को लॉन्च करने की जिम्मेदारी वैसे तो करण जौहर ने ले रखी है, लेकिन कभी किसी और को भी मौका मिल जाता है। जानी मानी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के भतीजे और उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के बेटे करण कपाड़िया ने फिल्म ब्लैक से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। फिल्म ब्लैक सिनेमाघर में 3 मई को रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने किया है। करण कपाड़िया को इस फिल्म में एक्शन हीरो के रूप में पेश किया गया है। एक्शन को संभालने के लिए फिल्म में सनी देओल भी हैं। आइए जानते हैं फिल्म क्या है इसकी कहानी। आइए जानते हैं फिल्म के रिव्यू के बारे में। कहानी। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है करण कपाड़िया की एंट्री से। करण कपाड़िया यानी हनीफ लोगों से मोबाइल पर बात कर रहा है, लेकिन अचानक सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन खुलासा होता है कि वह एक सुसाइड बॉम्बर है। पुलिस की तरफ से हनीफ के एनकाउंटर करने का फैसला किया जाता है, मगर तभी एक कॉल आती है और कहानी 12 घंटे पीछे जाती है। एटीएस चीफ एस दीवान सनी देओल को शहर में एक बड़ी खेप में HMX विस्फोटक लगाए जाने की खबर मिलती है। वह अपनी टीम हुस्ना यानी इश्ता दत्त और रोहित यानी रणबीर शर्मा के साथ तफ्तीश में जुट जाता है। तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि हनीफ के शरीर पर लगे हुए बम के तार 24 अलग तारों से जुड़े हुए हैं। इन सभी बमों की कमांड आतंकवादी मकसूद यानी जमील खान जिहाद और जन्नत के नाम पर उनका इस्तेमाल करके शहर में 25 धमाके करके आतंक का राज कायम करना चाहता है। हनीफ किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। क्या वह उन 25 धमाकों के भयानक काम को अंजाम दे पाता है? युवा हनीफ आत्मघाती बम क्यों बना? इस सवालों का जवाब फिल्म में मिलेगा। चलिए बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। निर्देशक बेहजाद खम्बाटा ने फिल्म की कहानी की शुरुआत काफ़ी मज़ेदार तरीके से की है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है फिल्म बिखरने लगती है। इंटरवल से पहले फिल्म से आप बंधे रहते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म उबाने लगती है। जिहाद पर आधारित फिल्में पहले भी बनी हैं। इस फिल्म के निर्देशक और फिल्म की कहानी लिखने वाले राइटर कुछ खास फिल्म को एंगल नहीं दे पाए हैं। फिल्म के अंत में ट्विस्ट लाकर थोड़ा फिल्म को संभाला गया, लेकिन एक्शन के तगड़े डोज के बाद अक्षय कुमार और करण कपाड़िया का प्रमोशनल गाना अली अली को फिल्म का मजाक उड़ाने के लिए डाल दिया गया। चलिए बात करते हैं कलाकारों की। इस फिल्म में करण कपाड़िया ने अपने भरपूर एक्शन के साथ एंट्री मारी है। करण कपाड़िया ने एक्शन तो ठीक ठाक कर लिया, लेकिन एक्सप्रेशन के मामले में चूक गए हैं। एक्टिंग के मामले में कच्चे नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी फिल्म में करण के चेहरे के भाव एक जैसे ही हैं। सनी देओल ने अपने एक्शन इमोशन रोल के साथ फिल्म में न्याय किया है। रणबीर शर्मा ने एटीएस ऑफिसर की भूमिका में अच्छा काम किया है। हुस्ना के रूप में इश्ता दत्त के पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था। आतंकी सरगना मकसूद के रूप में जमील खान ने चरित्र के मुताबिक काम किया है।
किसी भी थ्रिलर फिल्म को दिलचस्प बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तेज तर्रार कहानी, हैरत में डाल देने वाला सस्पेंस, साथ ही सदी हुई एक्टिंग और निर्देशन किसी भी थ्रिलर फिल्म को क्लासिक का दर्जा दिला सकती है। लेकिन सनी देओल के करण कपाड़िया की फिल्म ब्लैक कई मायनों में चूक जाती है। ब्लैक शुक्रवार को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से डिम्पल कपाड़िया के भांजे करण कपाड़िया ने डेब्यू किया था। ब्लैक की कहानी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर सिद्धू दीवान यानी सनी देओल की है, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेड है। वो अपनी ड्यूटी को लेकर इतना वफादार है कि वह इस मामले में किसी को नहीं बख्शता, चाहे उसका परिवार ही क्यों न हो। दीवान को एक बेहद अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। जब एक जख्मी शख्स करण कपाड़िया बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचता है। इस शख्स की छाती पर बम लगा है, उसकी धड़कन पर बम की टाइमिंग सेट की गई है। सिद्धू को समझ आ जाता है कि अगर एक शख्स का दिल धड़कना बंद हुआ तो बम फट जाएगा। मुंबई शहर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और परेशानी भरी स्थिति ये भी है कि ये करण जो आतंकी है अपनी याददाश्त खो चुका है और उसे नहीं पता कि वो एक आतंकवादी है या नहीं। हालांकि खतरा केवल यही तक सीमित नहीं है। एटीएस को एहसास होता है कि मुंबई शहर को बर्बादी से पहले बचाना होगा। सनी देओल अपने 90 के दशक के हीरो वाले अंदाज में आतंकवाद पर काबू करने के लिए निकल पड़ते हैं और कई आतंकवादियों की राइफल के सामने सनी की छोटी सी रिवॉल्वर भारी पड़ती है। सनी देओल यूँ तो कुछ सीन में प्रभावित करते हैं, लेकिन कई सीन में वह जमते नहीं हैं। फिल्म के मेकर्स कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि अब बॉलीवुड में 20 साल पुराना दौर नहीं रह गया और फिल्मों में मेलोड्रामा की जगह लोग रियलिज्म को लेकर सतर्क हो गए हैं। डिम्पल कपाड़िया के कजन करण कपाड़िया बॉलीवुड में अपनी पहली परफॉर्मेंस से प्रभावित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वे दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में जब प्लॉट बदलता है तो कहानी को लेकर दिलचस्पी बढ़ती है और ऐसा सिर्फ करण के परफॉर्मेंस की वजह से ही संभव हो पाता है। दुर्भाग्य से करण कपाड़िया का परफॉर्मेंस एक बेहद कंफ्यूजन कहानी के नीचे दब जाती है। इसके अलावा फिल्म में इर्षिता दत्त ने भी एक्टिंग की है, लेकिन वो पूरी तरह से वेस्ट नजर आती हैं। ब्लैक एक अच्छी थ्रिलर फिल्म हो सकती थी, मगर स्क्रिप्ट की कमियों और अति उत्साहित सनी देओल इस फिल्म की कहीं ना कहीं लय बिगाड़ देते हैं। चालबाज 1989 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। राजेश मजूम